अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आप अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो मुलाजा कर रहे हैं और जनाब हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं ज़हर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही हैं मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी सबको अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और ज़हर, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सोशल मीडिया पर अब जंग लग गई है? बड़े दिलचस्प जी तबसरे भी हो रहे हैं और दुनिया की जो किस्मत के फैसले हैं किसी स्ट्रेटेजिक कमरे में नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के जी स्मार्टफोन पर हो रहे हैं। और आपको मालूम है कि ट्रंप साहब कल रात भर सोए नहीं हैं। वो एक के बाद एक ऐसी पोस्टें करते हैं कि आलमी मंडियों में कोई खलबली मच गई है। कभी खुद को मसीहा साबित करते हैं तो कभी पॉप पर बरस पड़ते हैं। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात की मेज़ सजी, उसने जी तेहरान को पाकिस्तान का फ़ैन बना दिया। ईरानी सफ़ीर तो वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के गुण गा रहे हैं। लेकिन सस्पेंस यहाँ ये है कि एक तरफ ब्रेक थ्रू की खुशी है और दूसरी तरफ समंदरों में जी नाकाबंदी का खौफ है। तो क्या हम किसी बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं? आज इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। जहां आलमी वसात पर चालें चली जा रही हैं, वहीं आम आदमी के किचन में टमाटर लहसुन ने आग लगा रखी है। गैस के चूल्हे ठंडे हैं और LPG माफिया के रेट्स बहुत हाई हैं। इस महंगाई के बार का तज्जिया भी करेंगे और सेहत के हवाले से एक बहुत ही संजीदा वार्निंग भी देंगे। वो खातीन जो हज पर जा रही हैं और मखसूस अय्याम रोकने के लिए जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं वो उन्हें ICU तक पहुंचा रही हैं। साथ ही मसनूई जहानत के इस दौर में ज़िद्दी होते बच्चों को डांटना है या उनसे दोस्ती करनी चाहिए, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट का खाना हाइजीनिक है या नहीं है, ये कैसे मालूम करना है, और तरबूज खाने के फ़वाइद भी आपको बताएंगे। तो जनाब, आपने 2 घंटे हमारे साथ रहना है, प्रोग्राम को एंजॉय करना है और अपना जो कीमती फीडबैक है आपने हमें आगाह करना है। सबसे पहले अपनी पहली स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। और कभी कभी तो यूं लगता है कि दुनिया की किस्मत का जो फैसला है वो मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया अकाउंट पर हो रहा है, जिस तरह से हम जिक्र भी कर रहे थे। सदर ट्रंप साहब को भी आप देख लें, ट्रुथ सोशल हर वक्त उस पर भरमार रहती है पैगामात की। वो पता ये चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब सो कम रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्टें ज़्यादा कर रहे हैं, कभी खुद को यसु मसीह जैसा दिखाते हैं तो कभी पॉप लियो पर तनकीद करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा संजीदा बात उनका वो ऐलान है जिसमें उन्होंने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का हुक्म दिया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है और ट्रंप ने 158 जहाज तबाह करने का दावा किया है और कहा है कि सिर्फ छोटी कश्तियां बाकी रह गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार एक बार फिर नाज़रीन बहुत अहम हो गया है। अब सारी कोशिशें और लड़ाई आप नए हुर्मस के बंद रखने और खुलवाने पर आ गई है। और बरतानिया और फ्रांस जैसे इत्तेहादियों ने ट्रंप की नाकाबंदी में शामिल होने से माजरत कर ली है। क्यों? उनके अपने मुआशी मुफादात दाव पर हैं। ये जो सूरत हाल लग रही है इसी वजह से शायद। और इसी गर्मा गर्म माहौल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हंगामी दौरा सऊदी अरब जी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया। और ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अब रियाद में कुछ बड़े फैसले होने वाले हैं। तो इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर दिफाई अमूर एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में संजीदा है और इशारे भी मिल रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें भी आपके सामने हैं। दूसरी तरफ ट्रंप साहब आज कुछ और कल कुछ और बात कर देते हैं। क्या ये तजाद किसी बड़े फौजी तसादुम की तरफ इशारा है? बहुत शुक्रिया माहम और ज़हरा, आपने इन्वाइट किया। वेलकम। देखिए, जो जितने दिन जंग चली है 40 दिन, प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरह आप कह रहे थे कि वो मिजाज के मुताबिक उनकी बयानात बदलते रहते हैं, उनकी गोल सेटिंग बदलती रहती है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बयानात ऐसे दिए हैं जो ज़ाहिर उन्होंने साबित नहीं कर सके कि वो करना भी चाहते थे कि नहीं करना चाहते थे। अभी ये जो उन्होंने कहा है कि मैं अपना हॉर्मोज बंद कर दूंगा, ये मुझे बड़ी स्ट्रेंज बात लगी। उसकी वजह ये है कि जब वो इस इलाके में आए थे तो उनका ख्याल ये था कि वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर खुद कब्जा कर लेंगे, ईरान को ज़रा रजीम चेंज कर देंगे। बजाय आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गोल देखा कि ईरान ने खुद स्टेट ऑफ हॉर्मस का कंट्रोल संभाल लिया तो उनके हाथ से कंट्रोल चला गया। फिर उन्होंने, आपको याद होगा, 19 मार्च को कहा कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मस 48 घंटे के अंदर ना खोला तो मैं बहुत तबाही मचाऊंगा ईरान के लिए। और फिर 2 दिन गुजरने के बाद उन्होंने फिर कहा कि हमारे तो बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरान के साथ। फिर कहा बड़ी इंटेलिजेंट है उनकी टीम है इस वक्त। यानी उन्होंने पोल शिफ्टिंग, जिसको गोल पोस्ट चेंज करते रहे, नंबर 1। फिर हैरानकुन बात यह है कि जब आप एक चीज खुलवा नहीं सके
तो या अनब्लॉक नहीं करवा सके तो एक और ब्लॉक लगाकर आप अपनी एक कमजोरी साबित कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि अगर आप खुलवा सकते तो सिर्फ 35 किलोमीटर का एरिया खुलवा दें। जी। लेकिन जिस जगह पे आप कह रहे हैं कि हम ब्लॉक करेंगे, जरा आप गूगल पे जाएं तो लैपटॉप से हट के जरा विजुलाइज करें समंदर, तो मैंने थोड़ी फ्लाइंग की हुई है इस एरिया में, तो देखिए ये तो हजारों स्क्वायर किलोमीटर का इलाका बनता है। ये कोई हमारे जो मैप्स और मोबाइल्स के अंदर जो लैपटॉप्स पे समंदर आता है ये उतना बड़ा नहीं होता। तो हजारों किलोमीटर अगर आप इन्फोर्स कैसे करेंगे? आप तो 35 किलोमीटर पर अपनी नेवी फोकस करके उसको अंडू नहीं करा सके। ये बात है। दूसरा एक और आपके व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि जो ब्लॉकेड होता है वो इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक एक्ट ऑफ वॉर होता है। तो एक्ट ऑफ वॉर कहीं भी हो, आपके व्यूअर्स को मैं रिफ्रेश कर देता हूं कि मई 2025 में जब हिंदुस्तान ने पहलगाम का वाकया हुआ था तो अप्रैल के एंड में एक बयान दिया था इंडिया की तरफ से कि हम पाकिस्तान का ब्लॉकेड करेंगे, अपना एयरक्राफ्ट फेमस या इनफेमस अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत लेकर आएंगे और हम पाकिस्तान का पक्ष है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने और मुसल्लह अफवाज ने ऐलान किया था कि अगर हमारा ब्लॉकेड करने की कोशिश की गई तो एक्ट ऑफ वॉर होगा। और मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया का एक डेडिकेटेड फ्लीट तैयार था कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने निकाला तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह स्क्वाड्रन जाकर उसको स्ट्राइक करेगा। तो ये एक्ट ऑफ वॉर में सिर्फ इंटेंसिटी आपको बताने के लिए रेफर किया है पाकिस्तान का और पाक फिजाइया का रोल। तो ये मैं सिर्फ इस बैकग्राउंड बता रहा हूँ। तो ये एक्ट ऑफ वॉर से आपने नोट किया, अब उन्होंने स्टैंस बदल दिया है। शायद किसी लीगल एडवाइजर ने उनसे कहा होगा कि आप तो जंग की बातें कर रहे हैं, ये तो यूनाइटेड नेशंस के क्राइम के जुमरे में आता है कि आपने जुर्म किया और दूसरे मुल्क उस पर दिफा का हक रखते हैं। तो अब उन्होंने सिलेक्टिवली कहना शुरू कर दिया कि हम ईरान से आने वाले और जाने वाले जो जहाज होंगे उनको चेक करेंगे। तो ब्लॉकेड नहीं था, ब्लॉकेड पॉसिबल ही नहीं था, पहली बड़ी गलती थी मेरा ख्याल में जी। तो एनीवे हैविंग सेड दैट, अभी जो मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए हैं, ये तो नहीं कह सकते खत्म हो गए या नाकाम, तो मैं पहले दिन से नहीं कह रहा। दूसरी बात एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए जो मुज़ाकरात थे बड़े चैलेंजिंग थे पाकिस्तान के लिए, बहुत होस्ट कर लेना बहुत बड़ी बात थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि दो इतने डाइवर्जेंट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव के मुल्कों को एक टेबल पर बिठा देना, इजराइल को इररिलेवेंट कर देना। तो आई थिंक हमारी ये बड़ी कामयाबी थी। दुआ गो है कि ये कंटिन्यू रहे और इसका पार्ट 2 भी हो। ईरान ने तो ऑलरेडी फेवर कर दिया है कि हम सेकंड राउंड के लिए पाकिस्तान का इंतखाब करना चाहेंगे। ये बहुत बड़ी बात। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी होगा और पाकिस्तान को इसका क्रेडिट में मिल रहा है और आने वाले दिनों में इसके समरात भी पाकिस्तान को और उसकी आवाम को मिलेंगे यकीनन। खालिद साहब, जिस तरह से बात कर रहे थे आप भी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका जो है, वो आपने हुर्मुज़ पर चढ़ दौड़ा था कि इस पर अपना कंट्रोल जो है वो कायम कर लेंगे, ईरान पर हमले की सूरत में और भी जो मकासद हैं वो हासिल कर लिए जाएंगे। अब तो ये कहा जा रहा है कि अगर ईरान के पास आपना हुर्मुज़ है तो उसे फिर एटम बम की क्या ज़रूरत है? यूरोप भी ट्रंप की पॉलिसियों पर खासा नाराज़ है। क्या वाशिंगटन और यूरोप के दरमियान ये जो दूरी है ईरान को स्ट्रेटेजिक फायदा पहुंचाएगी? देखिए, अमेरिका तो वो मुल्क है, मैं हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ने का शौक रखता हूं, तो 1798 से लेकर 1800 तक ये 2 साल तक एक जंग हुई थी, उसका नाम था क्वासी वॉर। और वो जंग लड़ी गई थी बिटवीन अमेरिका एंड फ्रांस। इंग्लैंड लड़ रहा था फ्रांस के साथ। फ्रांस ने इसी तरह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन शिपिंग की रोकने की एक डिक्लेयर्ड कोशिश की थी। अमेरिका ने फ्रांस से लड़ाई की थी कि तुम्हारा हक नहीं है, रास्ता खोलो। और कितने साल पुराने? तकरीबन 225 साल पहले। तो ये मैं सिर्फ हिस्ट्री से बता रहा हूं कि ये तो वो अमेरिका है जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए दूसरों पर हमले करता रहा है कि आप नहीं बंद कर सकते। फ्रांस ने कोशिश की थी, तो अब ये ऑपोजिट कर रहे हैं। अब आप जो ज़ाहिर पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब वर्सेस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, देखिए मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कि ये एक न्यू फाउंड वेपन ईरान के हाथ में दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। न्यूक्लियर बम ले लिया गया है, उसको इकोनॉमिक बम दे दिया गया है। ईरान को पता है कि मैं 4% जो तेल कंट्रोल करता था जंग शुरू होने से पहले, जो सिर्फ 90% उसका एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, शायद मैं पहले भी बताऊं, सॉरी चाइना को, तो ये मैं पहले भी शायद डाटा बताया हो कि 1.38 बिलियन रोजाना वो सिर्फ चीन को एक्सपोर्ट करता था, वो सिर्फ 4% था। और ईरान का तकरीबन 90% एक्सपोर्ट वही था सिर्फ। तो 4% से 20% ईरान के हाथ में आ गया। फिर ईरान ने ये देखा कि मेरा मानना ये है कि ईरान को ये समझ आई होगी कि न्यूक्लियर बम मैं अगर बना भी लूं तो पता नहीं कितने दहाइयां सदियां या इस्तेमाल कर भी सकूंगा कि नहीं इस्तेमाल कर सकूंगा। बहुत महंगा है, प्राइस देनी पड़ रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है, हमले हो रहे हैं, वो कभी वायबल है भी कि नहीं। लेकिन उसको लगा कि ये जो अपना हॉर्मुज़ वाला जो इकोनॉमिक बॉम्ब है, ये तो ना सिर्फ रिलायबल है, ना सिर्फ इकोनॉमिकल है, ना सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव है।
तो आई थिंक ये एक न्यू फाउंड रियलिज्म है। अब दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 40 दिन जंग करके एक न्यू फाउंड ईरान को कॉन्फिडेंस भी मिला है, रेजिलियंस का, कि हम हिट बैक जितना करने से पहले खुद इतनी बीटिंग ले सकते हैं, इतनी डिस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो वो एक न्यू फाउंड एडवांटेज है। उसको ये लगा है कि अब आप देखिए उनका मोराल कहाँ है, इसी वजह से उन्होंने सख्त शराइत रखी हैं। ये देखिए कि उन्होंने ये देखा कि हमारे अटैक्स कितने लीथल हो गए हैं जितना वो हिट बैक करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। ये वो मैं डे वन पे शायद जंग के दूसरे दिन ये कहा था कि जब भी जंग बंद हुई तो ये अमेरिका और इजराइल वो नहीं रहेंगे जो जब भी जंग बंद हुई, जो जंग से पहले थे। और मैंने ये भी कहा था कि ये वो ईरान नहीं रहेगा। मैं पॉजिटिव सेंस में ईरान का कहा था और नेगेटिव सेंस में इजराइल अमेरिका का कहा था जंग के दूसरे जब शुरू हुई थी। तो अब देखिए आज अमेरिका वो नहीं है, अब बेबसी नजर आती है, उनकी नेवी इस काबिल नहीं है कि वो छुड़ा सके स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का कंट्रोल। और ईरान इतनी सख्त शराइत रख के साबित कर रहा है कि मैं आप पर हावी हूँ इस वक्त। बिल्कुल खालिद साहब, ऐसा ही है। अब अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी है और ट्रंप ने 158 जहाज तबाह करने का दावा किया है। अब नाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल कायम रखना ईरान के लिए आसान रहेगा? देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का उसने बहरी जहाजों से कंट्रोल उस तरह नहीं करना था डायरेक्टली। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ किस तरह दिफा कर रहा है, वो उसी तरह दिफा कर रहा है जिस तरह उसने दिफा किया है 2 अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लाए के नंबर 1 दुनिया का अब्राहम लिंकन, जिसपे F-35 10 जहाज हैं, 75 के करीब F-18 जहाज हैं, 4.5 एकड़ की ये समझे जमीन फ्लोट कर रही थी। इतनी बड़े प्लेटफॉर्म होता है, जरा विजुअलाइजेशन के लिए मैं कह रहा हूँ। तो दूसरा एक जराज फोर्ड को लाया गया, उसको वेनेजुएला की मुहासरे से हटाया गया। उसने वेनेजुएला का मुहासरा किया हुआ था तो वहां लाया गया और कहा मेडिटेरियन सी में लाया गया, इजराइल के समंदर की तरफ, ताकि वो इजराइल का प्रोटेक्शन कर सके, उधर से अगर अटैक आने वाले तमाम मिसाइलों को सामने से इंटरसेप्ट कर सके। तो जब लाया गया दोनों पर ईरान ने कामयाबी से हमला किया तो उनको पुल बैक कर लिया गया। इस वक्त जो आप हम पूछ रही हैं कि सलाहियत है कि नहीं, अमेरिकन नेवी का मैं बहुत क्लोजली स्टडी कर रहा हूँ कि इस वक्त कितनी फोर्सेज उसके इस एरिया में है। वो उनकी रेशो बहुत थिन है। इसको मैं कहता होता हूँ ट्रुप्स वर्सेस टास्क रेशो। यानी आपने जो कैपेसिटी, ट्रुप्स का मतलब फिजिकल ट्रुप्स नहीं, ट्रुप्स का मतलब है तमाम एसेट्स, तमाम कैपेबिलिटी जो यहाँ पे इस इलाके में मौजूद है, वर्सेस जो टास्क मिला है उनको वो बहुत मुश्किल मिला है। और फिर एक जो उन्होंने एट्रिशन कॉज की है, जो डैमेज ईरान ने कॉज किया है, हवा में भी आप नोट करें जो डैमेज कॉज किया, इतने जहाजों को गिरा लिया है। तो ये विल टू फाइट खत्म करना या कंप्रोमाइज करने की कोशिश होती है ईरान की। तो मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इस पोजीशन में है। जैसे मैंने कहा वो थिन है उनकी नेवी की भी पोजीशन, ट्रूप्स वर्सेस टास्क, उनको काम बहुत ज्यादा दिया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे पुल बैक कर लिए गए हैं। अब आखिरी बात मैं इस बात के सवाल में एक इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि जब इस तरह की आप एनफोर्समेंट करते हैं, जो मैंने कहा हजारों स्क्वायर किलोमीटर का खुला समंदर है और जमीन के कर्व की वजह से आपको चंद किलोमीटर के बाद दूसरा शिप नजर नहीं आता, क्योंकि जमीन गोल है। तो आपसे 10-20 किलोमीटर जो दूर जहाज खड़ा होता है वो आपको नजर भी नहीं आता एक जहाज पे खड़े होके। ठीक है, वन ऑफ द एयरक्राफ्ट कैरियर इनका रूजवेल्ट, मैंने खुद भी विजिट किया हुआ है जब मैं एयरफोर्स टाइम पे था। तो ये बहुत बड़ा एसेट होता है, लेकिन उतना ही बड़ा वनरेबिलिटी भी होती है। यानी जिसकी वजह से मैंने 2 कहे कि उन्होंने टारगेट कर लिए। इनको दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर लाने पड़ेंगे अलॉन्ग विद एयरक्राफ्ट कैरियर, तब जाके ये सोच सकते हैं। कर सकेंगे कि नहीं, वो मुझे अभी भी बहुत शकूक है। अच्छा खालिद साहब, ये तो बात हो गई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की, और जब ट्रंप ने नाकाबंदी का ऐलान किया तो अब हम देख रहे हैं ईरान की जानिब से भी जो स्टेटमेंट सामने आई है, वो कहते हैं आपकी तवज्जो आप नए हॉर्मुज़ पर है, लेकिन आप बाबुल मंदिब को भूल रहे हैं। हम उसका कंट्रोल भी संभाल सकते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। क्या वाकई ईरान और उसकी प्रॉक्सीज की इतनी सलाहियत है कि बाबुल मंदिब को भी बंद किया जा सकता है? जी, बाबुल मंदिर तो एरिया वाइज ये चढ़ाई में बहुत छोटा है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। वो सऊदी अरब के दूसरी तरफ है, यानी जहां से जा सकता है, पॉसिबली तेल जाता है जी। तो वहां पे मोस्टली ह्यूतीज का कंट्रोल है, और ह्यूतीज का आपको पता है कि कंट्रोल ईरान के पास है इस वक्त। तो ह्यूतीज ने पिछले दिनों जो फायरिंग भी की थी इजराइल पर, हिजबुल्लाह पर जब हमले शुरू हुए थे तो उन्होंने टाइमिंग किया था कि इधर से ह्यूतीज ने फायरिंग की थी, उधर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर फायरिंग की थी, यहाँ पे डायरेक्ट ईरान ने खुद फायरिंग की थी। तो आई थिंक वो जो बाबुल मंदिब है ये बहुत एक उससे भी शायद क्रिटिकल होगा। ये अब वो रियलाइज नहीं कर रहे ये सारे तमाम ममालिक जो कन्फ्रंटेशन ईरान को किए बैठे हैं कि ये जब भी हुआ ये मुज़ाकरात से खुलना है, बाय फोर्स आप ना खुलवा सकेंगे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मिस हो जाती है, जो अक्सर लोग, मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए अमेरिका कर क्या रहा है।
जंग में आप जंग का इनिशिएटिव और डिसीजन मेकिंग अपने पास रखते हैं, यानी मैं हमला करूंगा तो आप काउंटर मेजर करेंगे, फिर मैं हमला करूंगा आप मुझे काउंटर करेंगे। ईरान ने क्या किया है, ईरान ने सुपर पावर को ऑपोजिट रिएक्टिव मोड में कर दिया है, यानी ईरान जो करता है अमेरिका रिएक्शन में देता है। तो जब दुश्मन के आपके डिसीजन मेकिंग लूप में प्रायोरिटी ले ले तो आधी जंग आप वैसे ही हार जाते हैं, क्योंकि आपका इनिशिएटिव खत्म हो जाता है। आप हर वक्त ये सोचते हैं अच्छा वो ये करने लगा है, बाबुल मंदिर बंद कर देगा, मैं ये करता हूँ, उसने स्टेट ऑफ हॉर्मज कर दिया, मैं ये करता हूँ। इसका मतलब है आप रिएक्टिव जा चुके हैं, आपका इनिशिएटिव दुश्मन ने छीन लिया है। तो अगर दुश्मन की छीन लिया तो आधी जंग तो वो डिक्टेट कर रहा है आपको। तो ये आई थिंक मुझे समझ नहीं आ रही कि छोटी सी बात बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में खालिद साहब आपने समझाया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई ऐसा ही है कि अब तो ईरान पर नजरें हैं, अमेरिका को जितना लॉस हो चुका है वो अब ईरान की तरफ देखता है क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे कि खालिद साहब ने कहा कि रिएक्शन में सोचना पड़ता है, इनिशिएटिव नहीं ले पाता। लेकिन स्टार्ट उसने जंग की थी, उसके बाद जब ईरान ने सारी सूरत हाल को जब संभाल लिया है तो अमेरिका के बस से बाहर हो चुका है। और अब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और फिर सोते भी नहीं है, पोस्टें भी करते हैं। दिन ब दिन बदलती जा रही है माहम, और मौसम भी बदलता जा रहा है। तो हमें बताइए कि मौसम आज कैसा रहने वाला है, क्या सलूक करने वाला है? बड़ा आपने जंगों वाली फजा से लैंड किया है अपने मौसम पर। जी बिल्कुल, हम बता देते हैं जी पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, आइए चलते हैं। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि दिन के दौरान वस्ती और जनूबी इलाकों में मौसम गर्म रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, आइए जानते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित का टेम्परेचर देखें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम देख रहे हैं 10 और कम से कम 0 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम की बात करें तो मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 28 और मिनिमम 14 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 23 और कम से कम 7 डिग्री तक रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 32 और कम से कम 18 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि सवात की बात करें तो इसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 16 और कम से कम 6 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बुनेर, शांगला, कलाम, सवात और दीर में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की तवक्को है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 20 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर है 32 और मिनिमम 17 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि औलिया के शहर मुल्तान की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत है ज़्यादा से ज़्यादा 37 और कम से कम 21 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब जी बात करते हैं बलोचिस्तान के मौसम की, जहां हम देख रहे हैं सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। कोयटा की बात करते हैं, कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 27 और कम से कम 10 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। और आखिर में हमेशा की तरह रुख करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का, जहां पर सुबह के बेशतर अजला में मौसम खुश्क जबकि दिन के दौरान गर्म रहने का इम्कान है। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 37 और कम से कम 23 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 41 और कम से कम 25 डिग्री तक रहने की तवक्को है। ताहम साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं चलने की भी तवक्को है।
मौसम की सूरत हाल आपने जान ली, अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। स्टे विद अस। हम अगर हम कुछ थोड़ा सा पीछे जाएं तो हम याद करें अपने बचपन में कि फादर जो हैं जब वो घर आते थे वालिद साहब, तो उनकी एक घुरी हमारे लिए काफ़ी होती थी। हम सारे अपने काम काज छोड़ के या पढ़ाई में लग जाते थे या एक्ट कर रहे होते थे कि जनाब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज के बच्चे की अगर हम बात करें तो उसे अगर आपने थोड़ा सा स्टेयर किया है तो वो उल्टा सवाल कर देता है कि आप उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और सच तो ये कि एआई और इंटरनेट ने बच्चों को मालूमात के समुंदर में ला खड़ा किया है। अब वो आपकी बात इसलिए नहीं मानते कि आप बड़े हैं, बल्कि वो मंतक मांगते हैं। वालिदैन बेचारे इस मामले में कंफ्यूज हैं कि ये होशियारी है, जिद है या बदतमीज़ी है। मुझे तो लगता है कि हम जिस तरह से उन्हें डील कर रहे हैं वो तरीका अब बहुत ही पुराना हो गया। पेरेंट्स को भी डिजिटल होना पड़ेगा और अब वो रोबोटिक दौर जो है वो ख़त्म हो गया, जहाँ बच्चे सिर्फ जी हुक्म मानते थे, पेरेंट्स ने जो कह दिया वो हो गया। आज का बच्चा जी फ़ौरन से गूगल से जवाब ढूंढता है और पेरेंट्स को चैलेंज कर देता है। मसला ये है कि अब हम डिजिटल जहानत तो बहुत देख रहे हैं कि ऊपर चली गई, लेकिन जज्बाती जो तरबियत है वो कहीं पीछे रह गई है। गुस्सा, ज़िद और फौरी जवाब, ये सब इस तेज़ रफ्तार माहौल का असर है। और वालिदैन को ये समझना होगा कि मोबाइल छीन लेना हल नहीं है, बल्कि उनके साथ बैठकर डायलॉग करना और असल बात को समझना यही आर्ट है। और इस आर्ट को समझना आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रिलेशनशिप कोच एजाज बुखारी साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एजाज साहब, जिस तरह से हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि आजकल के बच्चे जैसे ही पेरेंट्स ने कुछ अगर घूरी डाली या मना किया तो फ़ौरन से वो बल्कि पलट के घूरी डालते हैं कि भाई क्या वजह है, काउंटर क्वेश्चन करते हैं। तो कितना डिफ़िकल्ट हो गया आज के पेरेंट्स के लिए बच्चों को टैकल करना? देखिए, पेरेंट्स के लिए तो डिफ़िकल्ट हो गया है, ये बच्चों के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उन्हें खुद भी देखिए ये दौर होता है अपने आप में मुनकशिफ होने का दौर। और जब आप अपने आप में मुनकशिफ हो रहे हो, आपके इर्द गिर्द इतना कुछ मौजूद हो, इतने चैलेंजेस मौजूद हों, तो ऐसी सूरत में फिर आप भी बड़ी तकलीफ में होते हैं। और जो शख्स आपको देख रहा है वो आपके वालिदैन की सूरत में, वालिदैन उस तरह पर एक तो देख भी नहीं पा रहे। फिर वालिदैन जो है वो हुक्म, चूँकि हमने हुक्म देखा, जिस तरह आपने कहा कि बचपन में घूरी डालने का भी आपने जिक्र फरमाया, तो हमारे ऊपर होता था कह दिया तो बस कह दिया। आज का बच्चा कहते हैं क्यों कह दिया है, तो इसका मतलब उसके साथ बैठ के उसे वजाहत की ज़रूरत है। वो कहते हैं मुझे एक्सप्लेन करें चीज़ें, और हम जब उसे एक्सप्लेन नहीं करते, देखें हुक्म और मुकालमा आज के दौर में इसको समझने की ज़रूरत है। आज हुक्म नहीं चलता, आज मुकालमे की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छा है अगर आप अपने बच्चे के साथ अभी मुकालमा करते हैं तो आप उसे मुकालमा करना सिखा रहे होते हैं, उसे फैसला करना सिखा रहे होते हैं। उसके साथ बैठें और उसे बताएं कि साहब ये जो तुम कर रहे हो ये गैर मुनासिब है, वो इन बुनियादों पर गैर मुनासिब है। और साथ ही साथ तवक्को रीजनिंग होनी चाहिए जी, और साथ ही साथ ये तवक्को भी रखें कि वो भी कई रीजनिंग निकाल कर लाएगा और वो कहेगा साहब आप कह रहे इस पे मुनासिब है, इस पे गैर मुनासिब है, तो इस पे मुनासिब भी है। और आप भी अपने थोड़ा सा दिल कुशादा रखें कि कन्विंस अगर वो आपको कर रहा है किसी ग्राउंड पे तो आप भी हो जाएं कन्विंस। मैंने इसलिए अर्ज किया था कि हुक्म और मुकालमे को समझना है, हुक्म नहीं देना, हमने मुकालमा करना है। और मुकालमा होता यही है कि आप किसी की बात अगर वाकई दिल को लग रही है तो आप उसे एक्सेप्ट करें, और आप एक्सेप्ट करके आप उसे एक्सेप्ट करना सिखाएंगे। और वालिदैन जो उलझ जाते हैं ना मैडम, मैं आपको बताऊं, वो उलझता है ही वही जिसके पास जवाब नहीं होता। और जब आपके पास जवाब नहीं होगा आप उलझ पड़ेंगे। और अगर आप थोड़ी देर को रुकेंगे और कहेंगे मैं इसको पहले खाली होने दूं, मैं इसे सुन लूं, उसके बाद मैं इसके सामने राय रखूं। अक्सर बच्चे तो तवज्जो के मुतलाशी होते हैं, वो जिद भी इसीलिए कर रहे होते हैं। जब उन्हें वो तवज्जो मिल जाती है, तवज्जो से वैसे तवानाई फूटती है, वो ज़िंदगी का कोई रिश्ता क्यों ना हो। तो आपने अगर उनको एक अच्छी तवज्जो दे दी, उनके साथ बैठ के बात कर ली, उन्हें सुना, उन्हें एहतराम दिया, एक्सेप्ट किया चाहे वो जो कुछ भी था, और फिर अपनी राय दी, तो बिल्कुल बुखारी साहब आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि हमारे वालिदैन ने तो देखा था कि जी हुक्म ही चलता है, तो वो अब वो भी इसी तरह से करते हैं आगे। लेकिन आजकल के बच्चे वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं। तो अब एआई का जो दौर है, इसमें क्या वालिदैन वाकई बहुत पीछे रह गए हैं तरबियत के मामले पे? और तरबियत की पुरानी जो अप्रोच है अब क्या समझें, वो एक्सपायर हो चुकी है, उसे नई बुनियादों पर इस्तवार करने की ज़रूरत है? क्या करना चाहिए हमें? बहुत शानदार सवाल है। मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, वैल्यूज़ कभी एक्सपायर नहीं होती, मेथड्स एक्सपायर होते हैं, यानी जो तरीका है वो एक्सपायर होता है। तो वालिदैन को वैल्यूज को नहीं बदलने का हम कहते हैं, हम उन वैल्यूज मेहमान आया, आपने रिस्पेक्ट उसी तरह उसे देनी है, लेकिन वैल्यूज को जिस तरह से आपने पेश करना है उसके तरीके पे गौर करने की जरूरत है। दैट्स इट। अब देखिए मिसाल के तौर पर अगर फुफो आई या खाला आई और उसने उसे उठ के सलाम नहीं किया और फुफो के सामने उसको चपत मार दी, हम तो चपत खा भी लेते थे और उठ के सलाम सलूट मार देते थे।
हम तो हो जाता था। लेकिन आज का बच्चा चपत खा के तो वो लड़ने पे उतर आता है, वो जाहिर है उससे। तो अगर उसको उस वक्त समझाने के बजाय बाद में से कह दीजिए कि बड़ों का एहतराम होता है और वो इस तरह से होता है और उसका एक्सप्रेशन ये है, आप इसको इस तरह पर देखिए, ये वैल्यूज़ हैं और इससे फ़ायदा होता है, तो ठीक है। और अगर हम उसे कहेंगे कि नहीं ये भी मैं तेरे ऊपर थोपूंगा, तो साहब थोपने वाला तो कोई हिसाब ही नहीं रहा। वो आज की नस्ल के ऊपर आप इसलिए नहीं थोप सकते जो कि वो इल्म रखती है, और अगर नहीं रखती तो इल्म के ज़राए ज़रूर रखती है, जिसको वो काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर आपके सामने ले आती है। अच्छा बुखारी साहब, एक तो ये एलिमेंट है ना, दूसरा ये कि आजकल पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बच्चे को उस तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं। अगर दोनों ही जॉब करें या काम की किसी वजह से बाहर जा रहे हैं, तो बच्चे घर में हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं, उनसे कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रही है। तो शाम को कहीं फादर ने आना है, वो भी थोड़ा बहुत वक्त देना है, नहीं देना, उनको सुना ही नहीं जा रहा, एड्रेस ही नहीं हो रहे उनके इशूज़, तो वो अपने आप में झूल रहे हैं। ये कितना परेशान आप बिल्कुल बजा फरमा रहे, यही सूरत हाल है। लेकिन वालिदैन से हम ये कहते हैं कि देखिए क्वालिटी टाइम दें। टाइम वो देते हैं, वो क्वालिटी टाइम नहीं देते। अब मिसाल के अगर वालिद बैठा हुआ वो रील पे रील देख रहा है, बच्चे को कह रहे मैं तुम्हारे साथ तो बैठा हूँ, तो वो उसको टाइम तो नहीं दे रहा। इसी तरह खातून खाना है तो वो भी इसी तरह से अगर करेंगी, आप 25 मिनट 30 मिनट बहुत ज़्यादा है, अगर 25 से 30 मिनट आप फ़ोन वोन साइड पे करके उनके साथ बैठें और कहें ये हमारा वक्त है, हम बात करते हैं, और उस बात में भी बच्चे को इनिशिएट करने दें, क्योंकि जब वो इनिशिएट करेगा तो वो जिम्मेदारी संभाल लेगा, फिर वो एंकर वो होगा। जब वो जिम्मेदारी संभाल रहा होगा तो वो फैसलों को भी उसी तर्ज पर देखने करने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसके साथ कहेंगे कि नहीं वो बैठ जाओ इधर बैठ जाओ, बैठ, कोई मोबाइल नहीं इस्तेमाल करेगा, उससे कभी हल नहीं निकलते। ज़बरदस्ती हल निकलते ही नहीं है, हमेशा डायलॉग के साथ चीज़ें निकलती, बल्कि मौजूदा सूरत हाल है आप देखें डायलॉग हो रहे हैं। अल्लाह करे हमारे सर सेहरा आए वो। आमीन आमीन। बुखारी साहब, हर चीज़ का जो जिम्मेदार है ना वालिदैन, बच्चों की जितनी भी ख़राबी हैं उन्हें मोबाइल को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। ये बताइएगा कि बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, गुस्सीले हो रहे हैं, ये माहौल का नतीजा है या फिर वालिदैन जो है वही तवज्जो नहीं दे पा रहे, वही वक्त नहीं दे पा रहे, उनकी तरबियत ही नहीं कर पा रहे हैं और इल्ज़ाम फ़ोन पर डाल दिया? देखिए, बच्चा फ़ोन की तरफ जब जा रहा है तो वो फ्रस्ट्रेट होके भी आ रहा है और फ्रस्ट्रेट होके जा भी रहा है, और वो इसलिए उसके साथ उसकी फ्रस्ट्रेशन आ रही है क्योंकि उसके साथ कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं है। जो ह्यूमन टच है, जो ह्यूमन कम्युनिकेशन है, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। और अगर हम समझते हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है या ख़राब हो रहा है और हम इल्ज़ाम धर देंगे मोबाइल पर, तो ये दूसरे मानों में हम अपने आप को बचा रहे होते हैं। यानी एक चीज़ पे इल्ज़ाम लगा के हमने समझ लिया कि हम बरी ज़िम्मा हो गए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। लेकिन नस्ल जब वो हमारी है तो उसके ज़िम्मेदार हम ही हैं, और वो उसको हम हल कर सकते अगर हम उसके साथ बैठ जाएं और उससे बैठ के बात करें, फिर बैठ के बात करें, फिर बैठ के बात करें, उसे कहें कि जो भी आपके पास बात है वो आप हमें बताइए। आपका बच्चा जब आपसे छुपाता नहीं है, देखिए साहब, अच्छाई को छुपाते हुए हमने तो बहुत कम लोगों को देखा है। छुपाया तो गुनाह ही जाता है, छुपाई तो बुराई ही जाती है। तो अगर वो कुछ छुपा रहा है तो वो इसलिए छुपा रहा है कि आपका उसके ऊपर एतमाद ही नहीं है, उसका आप पर एतमाद नहीं, आपको उसके ऊपर एतमाद नहीं है, और फिर वो वहाँ जाएगा वो मोबाइल की तरफ। सही। अच्छा बुखारी साहब, पहले तो हम देखते थे कि कंप्यूटर अगर यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ करें तो हिस्ट्री भी पेरेंट्स चेक करते थे। अब तो डिजिटल दौर है, बच्चे ही बड़े सियाने, उनको पता है पहले जाके हिस्ट्री डिलीट करनी है, तो क्रिएट नहीं करनी, डिलीट करनी। ऐसा ही है। और पेरेंट्स को शायद वो टेक्टिक्स समझते भी अभी देर लगेगी, और अब तो खैर आगे पेरेंट्स भी बड़े स्मार्ट आ रहे हैं, चेक एंड बैलेंस तो रखते हैं। लेकिन जिस तरह से आप बात करें कि मोबाइल वगैरह के लिए एहतियात करनी होती है, कुछ तो ऐसी माएँ हैं जो देती ही पहले मोबाइल है, खाना खाना है, बच्चे को मोबाइल की आदत है, हर चीज़ में मोबाइल, पहले मोबाइल की आदत डालते हैं, बाद में कहते हैं मोबाइल छोड़ो, ऐसे आप पे छड़ दे। तो ये कितनी बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए। बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया, आपका तज्जिया भी बड़ा शानदार है। देखिए, बच्चे को कोई चीज़ खिलाते हुए मोबाइल देना तो ये तो बहुत ज़्यादा खौफनाक बात है। ये तो निज़ाम हाजमा को भी मुतासिर करता है, कि कहीं किसी भी हिसाब से वो चीज़ नहीं है, जो कि उसकी देखिए, खाना जब आप तवज्जो से लुत्फ लेके चबा चबा के खाते वो लगता है आपको, और आपकी तवज्जो किसी और तरफ ठोसा जा रहा है तो उसके ज़ाहिर वो नहीं है। अजीब एलियन लग रहे होते हैं ना, तो खाए जा रहे हैं और मुंह कहीं और है, आंखें टिकी हुई हैं एलसीडी के ऊपर। तो ये कर तो वालिदैन रहे, कर तो ये वालिदैन रहे। तो वालिदैन अगर इस चीज़ पर ध्यान दे कि भाई ऐसा नहीं करना, खुद भी लुत्फ से खाना। मैंने तो अक्सर देखा था कि माएँ और बाप बैठ के ऐसे मज़े से खाना खाते कि बच्चे भी खाना शुरू कर देते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपके वक्त का बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हुई। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि भी ख्याल रखें, पहले इस तरह की आदतें ना डालें, बाद में फिर वो आदतें छुड़वाने में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो पहले से ख्याल रखें, जब टेक केयर करेंगे तो बच्चा आपके अकॉर्डिंग समझेगा भी, सुनेगा भी, आप उसको अंडरस्टैंड करें, वो आपको अंडरस्टैंड करेगा। अब अंडरस्टैंडिंग से ही चलने हैं रिश्ते। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, हज की सादत हर मुसलमान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू होती है और हमारी माएँ बहनें चाहती हैं कि एक लम्हा भी ज़ाया ना किया जाए।
लेकिन इस कोशिश में जो रास्ता इख्तियार किया जाता है वो खासा ख़तरनाक है। और रिपोर्ट सामने आई है कि मक्का के अस्पतालों में ख़वातीन सिर्फ इसलिए ICU में पहुँच गई क्योंकि उन्होंने अयाम को रोकने के लिए हार्मोन्स की गोलियों की ओवरडोज ले ली। ये सुनकर दिल दहल जाता है कि खातून को अपनी टांग कटवाना पड़ी क्योंकि खून के लोथड़े जम चुके थे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ख़वातीन समझती हैं कि ये आम सी गोलियां हैं, लेकिन ये जिस्म के अंदर एक कीमियाई तूफ़ान बर्पा कर देती हैं। और हैरत तो ये है कि हम सहाबियात की ज़िंदगी को क्यों नहीं देखते हैं, और शरई तौर पर भी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आगाही की कमी है, हमें अस्पताल पहुँचा रही है। और इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए, कुदरती हल बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर तिब और नेचुरोपैथी के मारूफ नाम है जी जमील मेहरवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और मेहरवी साहब, जिस तरह से हम देखते हैं कि मखसूस अयाम में ख़वातीन गोलियां खा लेती हैं हज और उम्रे की सादत हासिल करने के लिए, जो कि बहुत ही मोतबर अमल है, लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि अस्पतालों में रश लग गया ख़वातीन का। तो सेहत एक तरफ है, मजहबी फरीज़ा एक तरफ है, किस तरह से फिर मैनेज किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये देखना है कि आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात जो हमारी उम्महातुल मोमिनीन है, उनके दौर में भी हज होते थे, उनके दौर में भी उम्रा के फ़रीज़ा जो है वो सर अंजाम दिए जाते थे। तो वो किस तरह से अपने उन मसाइल को देखती थी, या तो वो प्लान ही इस तरह से करती थी जैसे आज हम किसी बच्ची की शादी होनी हो तो उससे पूछ कर तारीख रखी जाती है जी। तो अव्वल तो वो डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता था, उसको देखना चाहिए। और उसके बावजूद भी ये फितरी एक अमल है उसके साथ तो उसका होना। तो उम्महातुल मोमिनीन में से अम्मा सैयदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जो है वो ऐसा वाक़या, जब वो मक्का पहुंचती हैं तो ऐसा वाक़या उनके साथ अय्याम का हो गया। तो नेचुरली एक फैक्ट होना था, जब वो हो गया तो आप भी परेशान हुई। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हम सब के लिए क़यामत तक एक मिकात जो थी वो बना दी गई, क्योंकि उस वक़्त करीब मिकात और कोई नहीं थी मक्का के, जो कि या ताइफ में थी या जद्दा की तरफ है या फिर मदीना से। तो आप मदीना से के मिकात से ihram बांध के आई थी मक्का में। तो जब अयाम हो गए तो उसके बाद जब वो टाइम ख़त्म हुआ उसका अयाम का, तो परेशानी तो थी। तो आप सल्लम के पास वही आ गई और ये फरमान हुआ कि अपनी ज़ौजा मोहतरमा को ये फरमा दीजिए, अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि ये मक्का से निकलें और पैदल जिस समत में जाना चाहें, जहाँ तक पैदल जाएं चले जाएं, और जहाँ ये थक जाएं या जहाँ से इनका दिल करे ये वहीं से वापस जो है वो 2 नफल पढ़ के आ जाएं मक्का में दोबारा, तो अल्लाह ताला उसको मिकात बना देगा। तो वो मिकात आज मस्जिद आयशा के नाम से मक्का के अंदर भी उन्हीं के नाम से मौजूद है, चूँकि वो वहाँ तक गई और वहाँ से नफल पढ़ के आई, तो बाद में वहाँ पे मस्जिद बनाई गई और वो सारा हुआ। तो बात यह है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो फैमिली प्लानिंग अद्वियात हैं, जो पिल्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, चूँकि हम अपने हार्मोन्स को, बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम को छेड़खानी करते हैं उसके साथ। जबकि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि फितरत अल्लाह हिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून, कि ये अल्लाह की पैदा की हुई फितरत, नेचर है जिस पर उसने लोगों को पैदा किया। अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी न करना, यही सीधा दीन है, मगर बहुत से लोग नहीं जानते। तो आज ये फैमिली प्लानिंग की जो दवाइयाँ आ गई, ये तो किसी और पर्पस के लिए थी। चूँकि हम बड़ी मजहबी बात कर रहे हैं तो मैं नहीं ये कहना चाह रहा उस तरह से कि ये तो उन ख़वातीन के लिए थी जो यूरोप के अंदर जिस्म फरोशी करती थी और उनके लिए मसाइल बनते थे, तो वो दवाइयाँ उनके लिए आई। लेकिन वो बाद में एक बायोलॉजिकल वॉर के तौर पे मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए भी ये फैमिली प्लानिंग मेथड पूरी दुनिया में फैलाया गया। तो आज हम उसका एक हिस्सा बन चुके हुए हैं कि ख़वातीन चाहती हैं कि जब हम वहाँ पे पहुँचें तो हमें अयाम उन दिनों में हो ही ना। तो जब नहीं होंगे तो वो जो दवाइयाँ आप खा रही हैं उसकी अगर सिंगल डोज है, फर्ज करें 1 टैबलेट डे है, तो 1 गोली एक दिन में असर नहीं कर रही, तो वो कहती हैं कि 1 सुबह 1 शाम कर लें, या 2 गोलियां सुबह 2 शाम कर लें, या 1 सुबह 1 दोपहर 1 शाम कर लें। और लेडी डॉक्टर्स भी उनको प्रेस्क्राइब कर देती हैं। तो मेरे साथ एक वाकया, मेरी चश्मदीद गवाह हूँ मैं उस चीज़ का, कि एक दफ़ा मैं हज के ऊपर मिशन में था ड्यूटी पे, तो वहाँ पे एक फैमिली गई और हज में अभी 4-5 दिन बाकी थे, 6 दिन। तो वो मियाँ बीवी पहुँचे वहाँ पे, तो उसकी टांग में दर्द शुरू हो गई और टांग सुईर हो गई, पेन, और उसमें सुर्खी आ गई। और उसके बाद वो मक्का के हॉस्पिटल में गए और वहाँ उन्होंने कहा जी टांग काटनी पड़ेगी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि आप यहाँ की बजाय ना पाकिस्तान चले जाएं, वहाँ और भी तरीका इलाज है, तो उसको देखें, मामला हल हो जाएगा, टांग ना कटवाएं।
तो इन शॉर्ट ये कि उन्होंने अपनी स्पेशल अलहदा से टिकट करवाई और एक्स्ट्रा खर्चा किया, और वो मियाँ बीवी दोनों जो हज से पहले 3-4 दिन पहले वो वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान आए और आपके बिल्कुल सामने एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो लाके उन्होंने उनको एडमिट करवाया। तो यहाँ पहुँच के अभी टांग ही काटनी पड़ी और उसकी टांग कट गई थी, मैं इसका गवाह हूँ। उसके बाद अभी जब मैं अब उम्रे पे गया हूँ रमज़ान के आखिर में बाद में, तो उसमें मेरे साथ फ्लाइट में एक मारूफ सियासतदान है लाहौर के, उनकी रियल भाभी और उनकी भतीजी सफ़र कर रही थी, और उनकी भतीजी के भी यही मसला था कि कहीं इससे पहले कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कभी कोई दवाई नहीं खाई, ना कोई प्रॉब्लम थी, वो सिर्फ ये टैबलेट खा रही थी, और उसी की वजह से उनको बैठे बैठे लेफ्ट साइड पे पूरा स्ट्रोक आया, फालज हुआ, और बाजू और टांग जो थी वो सारी उस पर मसला बन गया। तो मैंने जब उसकी पायलट ने अनाउंस किया कि कोई डॉक्टर या कोई ऐसा मेडिकल को समझने वाला, तो जब अनाउंस हुआ तो मैं खड़ा हुआ, बहरहाल मैं गया, उसको रेस्क्यू किया, फिर हमने वो पिछले वाले इकॉनमी से निकाल के उसको बिजनेस क्लास में लेकर आए, वहाँ लेटाया, जितना मेरे से हो सकता था उस वक्त फर्स्ट एड के तौर पे किया। उन्होंने पूछा भी कि अगर आप कहते हैं ज़्यादा इमरजेंसी है तो हम जहाज़ कहीं लैंड कर सकते हैं नीचे किसी भी एयरपोर्ट पे, नियरेस्ट जो भी हमें मुल्क मिलेगा। तो मैंने कैफियत देखी, ब्लड प्रेशर चेक हुआ तो वो सारा कुछ नॉर्मल था, सिर्फ हार्ट बीट थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा इट्स ओके कि आप फ़्लाइट कंटिन्यू रखें। 1 घंटा उस वक्त कुछ 17 मिनट की फ़्लाइट जद्दा आने में बाकी था, तो मैंने कहा कंटिन्यू रखें। बहरहाल हम जद्दा पहुँचे। इस दौरान मैंने सूरह फातिहा उसकी पूरी लेफ्ट साइड पे मैं दम करता रहा, तो तकरीबन को आधे पौने घंटे के बाद उसकी बाजू भी काम करना शुरू हो गई, उसकी टांग भी काम करना शुरू हो गई, और उसके बाद उसी खातून ने उस जहाज़ में चल फिर के लोगों को, अपनी फैमिली को भी दिखाया। ये सूरह फातिहा मेरे नबी का फरमान है कि सूरह शिफा भी है। अब जब वहाँ पे पहुँचे और जहाज़ चूँकि लैंड कर गया, तो उनकी टीम ने तो आना था, चूँकि पायलट ने बताया हुआ था आगे भी वहाँ भी, तो वो एक टीम आई और उन्होंने उसको, मैंने उनको कहा कि अब इसको भाई ना लेके जाने दें, बहरहाल वो ले गए, उन्होंने वहाँ चेकअप किया, उसके बाद वो जद्दा में एक हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, वहाँ से फिर उन्होंने मक्का हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उस खातून का सिर्फ व्हील चेयर पे उम्रा हुआ है ताकि आराम से बाहर आ जाए, और उसके बाद वो पूरी फैमिली मदीना नहीं जा सके, वापसी भी जहाज मेरे साथ ही था, उसी में फ्लाइट में थे, और वो फैमिली उनकी वालदा यानी, और वो उसकी खातून की बेटी गई हुई थी, वो उसका भाई गया हुआ था, वो मेरे साथ वापस आए हैं, और खातून अभी भी वहाँ पे उसका फिर ब्रेन का उन्होंने ऑपरेशन कर दिया, और उसके बाद फिर वो ICU CCU में, और उसके खामद को चूँकि आजकल वीज़े बंद हो चुके हुए हैं तो बड़ा कोई स्पेशल वीज़ा उसके लिए कहीं सिफारिश से निकला, और उसका खामद अब वहाँ पे मौजूद है, और बाकी फैमिली आ चुकी हुई है। तो बात ये कि इन चीज़ों से ख़वातीन को अपने आप को बचाना चाहिए कि हम अपनी नेचर और फितरत के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। साहब, ये ओवरडोज का मसला है, और ये इतना संगीन हो जाता है ओवरडोज करने से कि आपके जो ऑर्गन्स हैं ये काम करना ही छोड़ दें। देखिए, आप अपनी बॉडी के सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं। ये जो हार्मोनल सिस्टम है वो आपकी बॉडी का सॉफ्टवेयर है। आप सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको, आप रोकेंगे उसको, एक हार्मोन किसी भी शक्ल में बॉडी में बाहर से कोई मसनूई लेके जाना अपने साथ बहुत बड़ी ज्यादती और छेड़खानी है, जिसमें आप देख लें कि इंसुलिन टीका लगाने वाले भी तो बाहर से इंसुलिन हार्मोन ले रहे हैं, तो उनके साथ देख लें क्या मसाइल हैं, क्या आगे चल के उनके गैंग्रेन नहीं आ रहा, क्या उनके पाँव टांगे नहीं कट रही। तो इसी तरह से ये भी जो है मसाइल हैं, इसको देखना है। हाँ, इसके लिए तिब के अंदर हमारे पास जो नेचुरल वे के अंदर एक चीज़ है वो है तुख्म सिरवाली। सिरवाली बीज होते हैं, एक चीज़ के तुख्म है सिरवाली के, तो ये पंसारी से मिल जाएंगे, उसको लाकर घर में उसको ज़रा साफ़ कर लें, थोड़ा सा हल्का सा भूसा टाइप कोई तिनके से होते हैं छोटे छोटे, बीच में से वो निकाल दिए जाएं, या कोई मट्टी अगर थोड़ी बहुत है वो डस्ट निकल जाए। तो तुख्म सिरवाली का 1 टीस्पून जो है वो अगर आप सुबह शाम शरबत अंजबार के साथ अगर आप लेना शुरू कर दें तो आपका मामला इससे हल हो जाएगा, क्योंकि ये नेचुरल वे है। आप अननेचुरल वे पे जब जाएंगे तो आप अपनी बॉडी के सॉफ्टवेयर के साथ खेल रहे हैं, और फिर सॉफ्टवेयर में जब भी कोई गड़बड़ आएगी, जरा सा कोई एबनॉर्मेलिटी हुई, ब्लड थिक होना शुरू हो जाता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाते हैं। और उस खातून का ब्रेन का ऑपरेशन हुआ है मक्का में, उम्रा की सादत के लिए जा रही थी, और देखे क्या मामला, बाकी फैमिली मदीना तक भी नहीं जा सकती। अब तो ये भी तहकीक आ रही है कि जो खवातीन के जो हार्मोन्स होते हैं, तो इवन उसकी नेचर जो है वो सारी फ्लक्चुएट कर रही होती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, ये
ऑल एंड ऑल जो खवातीन में बिल्कुल सही कह रही हार्मोन्स ही हैं, काम बिल्कुल कर सही रहे कह रहे हैं, हैं और आप, अगर ये उनके सारे साथ ही आपने छेड़छाड़ कर ली है और इस तरह की मेडिसिन खा ली है तो फिर तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। सो इसीलिए हमें ये चाहिए कि हम अपनी फितरत के नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें, उसके साथ छेड़खानी न करें और नेचर और फितरत के करीब रहें। और फिर भी अगर हम अयाम आ जाएं तो मनास्के हज की किताबों के अंदर आज भी बहुत कुछ मौजूद है। मैं उसका मास्टर ट्रेनर हज भी हूँ, हम ट्रेनिंग भी देते हैं। अयाम आ जाएं तो नापाकी हो जाए तो किस तरह से आप ये देखें कि हज की इतनी बड़ी सादत इबादत है। हज के अंदर आपको आपका सिर्फ जो है कोई स्पेशल इबादत नहीं। हम ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो सर जर भाई हम फिर भी 2 रकत कोई नमाज ईद और 7 जायद तकबीरों के पढ़ते हैं। हज के ऊपर आपकी कोई स्पेशल इबादत नहीं है ऐसी जो फोकस की गई हो कि ये आपने करनी है तो हज है। हज मुख्तलिफ अल्लाह ताला के जो अंबिया रसूल आए उनकी जो अच्छी अच्छी आदात थी उन्हीं को दोबारा सिर्फ आपने दोहराना और करना है और आपका हज हो जाता है। अय्याम आ जाते हैं तो उसके अंदर भी खवातीन के अंदर जो है ना वो मनास्के हज की किताबों के अंदर लिखा हुआ है। आप जाने से पहले मुख्तलिफ उलमाए दीन से उसकी बाकायदा ट्रेनिंग लें, किताबों को पढ़ें, उसको समझें कि अगर आ जाएं तो वो क्या करना है उन्होंने। तो मेहरवी साहब, ये जो खवातीन प्रेगनेंसी को रोकने के लिए अवॉइड करने के लिए जो मेडिसिन ले रही होती है उनकी बॉडी स्वेल हो जाती है, ये किस तरह का मसला? सर यही मामले है ना कि आपको किसी भी तरीके से बेसिकली हमें ये किसी ने कह दिया कि बच्चे आपके 2 अच्छे या 3 उसके बाद नहीं होने चाहिए, आप बच्चों को रोकें, आप फैमिली प्लानिंग करें। और भाई सबसे ज्यादा प्लानिंग करने वाली अल्लाह की जात है जो प्लान करके बैठा हुआ है। बेशक बेशक आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है। मौलाना मदूदी साहब ने किताब लिखी थी ज़ब्ते वलादत, जब ये फैमिली प्लानिंग का मेथड दुनिया में नया नया आना शुरू हुआ था वो किताब बैन हुई थी। उसके बावजूद वो रातों रात 1 लाख किताब बिक गई थी, निकल गई थी लोगों तक। उस किताब के अंदर उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा मौलाना मदूदी साहब ने कि जो बच्चा आ रहा है वो सिर्फ पेट लेकर नहीं आ रहा दुनिया में, एक दिमाग, 2 हाथ और 2 पांव भी लेके आता है और अपना रिज़्क और उसका सारा बंदोबस्त वो उसने पूरा किया होता है। कब किसने कहाँ जाना है, किसको मिलना है, कहाँ खाना है। अगर हम थोड़ा सा इस फितरी अमल गौर करें तो हमें मिलता है कि यार हम यहाँ आ सकते थे, हम यहाँ पहुंच सकते थे, ये रिज़्क हमारा कहाँ कैसे लिखा है, हम कैसे वहां तक पहुंच गए। तो ये फैमिली प्लानिंग बेसिकली जो है वो मुसलमानों की नस्ल कुशी के ऊपर जो है वो इस्तेमाल हुआ। एक्चुअली तो वो जिस्म फरोशी करने वाली खवातीन के लिए था कि वो प्रेग्नेंट हो जाती थी, तो उनके लिए उन्होंने ऐसी चीजें निकाली गई कि ये उनका बिजनेस खराब ना हो, तो हमने उसको फैमिली प्लानिंग और इन कामों में रख लिया। मेहरवी साहब, इसके और मजीद क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? ये तो आपने 2 केसेस बता दिए कि इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है अगर ये खा लिया किसी ने। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आगे डिस्टर्बेंस आ जाती है हार्मोन्स की। आपके इसके बाद जब पीरियड्स अभी रुक भी गए ना अगर किसी के, तो उसके बाद जब आएंगे तो बड़ी सुई और पेन के साथ आते हैं, उसके बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आते हैं। और जो आपके रुक गए, अगर खुदा ना खास्ता उसने आपके वहां यूट्रस और ओवरीज के इन्वायरमेंट को उसने चेंज करना है ना, तो वहां जो मसले बनेंगे वहां पे आपके रसोली भी आ सकती है, फाइब्राइड हो सकता है, सिस्ट हो सकती है, मैस बन सकते हैं, आपका केस कैंसर की तरफ जा सकता है। और मतलब आपकी हार्मोनल चेंजिंग्स जो बॉडी के अंदर बनती हैं, आपको शुगर हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट इशू हो सकता है, मतलब आपकी मल्टीपल इश्यूज हैं जो आपके आएंगे। चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, पीसीओएस वाले प्रॉब्लम्स जी, वो पॉलिसिस्टिक ओवरीज के जो इश्यूज हैं वो भी आएंगे। उसके अलावा मियां बीवी के रिलेशन में एक वो जो दूरी का बायस बनता है, वो कहती नहीं मतलब सॉरी। तो ये जो मसाइल हैं ये सारे के सारे कहाँ लेके जाते हैं? यानी कि एक गोली से आपकी जिंदगी में इतने ज्यादा मसाइल आ सकते हैं, तो अवॉइड करना ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से आपने ये वाकयात भी सुने कितने खतरनाक हैं। तो एक गोली आपकी सारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर सकती है। तो खुदारा ऐसी गोलियों से बचें। नेचुरल वे में किसी तरह अगर कोई हल निकल सकता है तो जरूर निकाले, वो मेहरवी साहब ने बता दिया। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन में होने वाली पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 ने एक बात तो साबित कर दी है कि दुनिया पाकिस्तान को सिर्फ चैलेंजेस के आईने में नहीं बल्कि इसकी बेपनाह सलाहियतों के जाविये से देख रही है। सलाहियत से कारकर्दगी तक का ये थीम सिर्फ एक जुमला नहीं है बल्कि एक पूरी कहानी है, जिसमें हमारे वज़ीर ख़जाना से लेकर साबिक NSA मोईद यूसुफ तक सब ने यह बताया कि हम गिरकर संभलना जानते हैं। ख़ास तौर पर अमरीका और ईरान के दरमियान पाकिस्तान का
मुसालियाती किरदार, ये वो नुक्ता है जिसने आलमी माहिरीन को भी हैरान कर रखा है। ऐसा ही है, और जहां एक तरफ मईशत और सिफारतकारी की कामयाबियों का तस्करा हुआ, वहीं जस्टिस रिटायर्ड मंसूर अली शाह की गुफ्तगू ने एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने अदालती निज़ाम और सियासी मुदाखलत पर सवालात उठाए और जनरेशन जेड को आइन के लिए खड़े होने की दावत दी है। कॉन्फ्रेंस में जी सिर्फ तारीफें नहीं थी बल्कि खुद एहतसाबी का पहलू भी नुमाया था, और माइकल कॉगलमैन का पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का एतराफ़ भी बड़ा अहम है। और इन तमाम अहम पहलुओं का गहराई से तज्जिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आपके वक्त का सर, हार्वर्ड कॉन्फ्रेंस 2026 का थीम है पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस, और आपके ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त इस सफ़र में कहाँ खड़ा दिखाई दे रहा है आपको? जी, थैंक यू वेरी मच माम एंड नुज़ैर फॉर हैविंग मी। और देखिए, पाकिस्तान इस वक्त एक नया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान ने अपने आप को डिप्लोमेटिकली और पाकिस्तान ने अपने आप को मिलिटरीली साबित किया है इन द रिसेंट पास्ट कि दे आर अ बिग पावर, दे आर अ मीनिंगफुल कंट्री। पाकिस्तान के अभी आपने जिक्र भी किया, जुडिशल कॉन्टेक्स्ट में बात की, बहुत से और भी चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान, या हम ये कहें कि पाकिस्तान हर लिहाज से मुकम्मल एक, और देयर आर ऑलवेज रूम्स फॉर द इम्प्रूवमेंट, लेकिन पाकिस्तान की एक इवॉल्विंग सिचुएशन रही है। पाकिस्तान एक कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ा रहा, खासतौर पे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और खास तौर पे जिस तरह एक रेड सिंडिकेट पूरा जो है आपको आपके खिलाफ राज। आप देख ले, अब मार्के हक से पहले इन द रीसेंट पास्ट पाकिस्तान वाज नॉट इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड। अमेरिकन इलेक्शंस हुए, उससे पहले आप स्टोरी में नहीं है, कहीं भी नहीं है। मार्के हक में आप परफॉर्म करते हैं एंड विद इन डेज, मैं हफ्तों की बात नहीं कर रहा, विद इन डेज आप एक नए पाकिस्तान ने जन्म लिया। दैट पाकिस्तान इज नाउ मूविंग फॉरवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जो बाकी चीजें हैं, हमारे लीगल सिस्टम्स हैं, यस लीगल सिस्टम में बहुत वीकनेसेस है, लेकिन लीगल सिस्टम की ये वीकनेसेस जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो भी लीगल लोग ही है मेरी नजर में। देखिए ना, मैं एक इदारे से ताल्लुक रखता हूँ, आप अभी उज़ैर और आप यू आर पार्ट ऑफ द सुनो, एक इदारा है, सुनो में आप जान डाल दिए ना, बाहर से तो किसी ने नहीं आना, ऐसे ही है। किसी ने बाहर रोड से निकल के सुनो के अंदर नहीं आना कि इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, इसकी आउटलुक को बेहतर करें, इसकी जो एडिटोरियल पॉलिसीज हैं उनको ठीक करें। ये सुनो के अंदर से लोग हैं, जो अदालतों को भी स्ट्रेंथ अंदर से मिलनी है। अगर आज अफवाज की हम बात कर ले, नॉट दिस कि आई एम अ रिटायर्ड मिलिट्री, एक ऐसा इदारा है जो अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, मेरिटोक्रेसी की वजह से एक परफॉर्मिंग रहता है हर वक्त। क्योंकि यहाँ पे प्रमोशंस में ये नहीं देखा, यहाँ पे अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज कियानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं तो उनके वालिद एक नायक थे, ही वाज एन एनसीयू इन द आर्मी, इसी फौज के अंदर, तो मेरिट के ऊपर वो वहां पे जाते हैं। और प्रोफेशनलिज्म किससे मेंटेन होता है? मेरिट के जरिए। तो ये इन इदारों को ठीक इदारों के लोगों नहीं कर रहे थे। ये नहीं हो सकता कि आप जब इदारे के अंदर हो तो तब तो इदारा ठीक है, लेकिन इदारे से जब आप बाहर जाए तो आपको क्रिटिक करनी शुरू हो जाए। बिल्कुल जाहिद साहब, अपने हिस्से की शमा आपने खुद ही जलानी है और फिर आपको कमेंट करने का राइट भी है। सर, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मौशी बहरान के कामयाब इंतजाम का दावा किया है। क्या आलमी सतह पर देखा जाए तो पाकिस्तान के मौशी रोड मैप को तस्लीम किया जा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं उसकी बहुत सी वजूहात हैं, और बार बार पाकिस्तान जो है इसी विशिष्ट सर्कल में आ जाता है। पाकिस्तान के एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना है। मैं ये नहीं समझता कि हम गवर्नेंस में अभी तक हमने वो लेवल अटेन किया है। गवर्नेंस एंड डिसिप्लिन, ये दोनों लाने हमने अपनी जिंदगी की हर शोबे में, और इकोनॉमिक्स में तो खास तौर पे हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी होगी। हमें अपनी डोमेस्टिक बिजनेसेस हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स हैं, पहले उनको हमें इंश्योर करना होगा कि वो अच्छे तरीके से इसमें इस्तेमाल हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ अब दुनिया मुतवज्जो हुई है। सीपैक का भी एक जैसा एक प्रोजेक्ट है, ये सीपैक बेसिकली एक राहदारी, आप उसके साथ जो एसोसिएटेड रूट्स है वो हमने खुद उसको इस्तेकाम लेना है। तो हमें इस टैक्सेशन के बारे जो मसाइल है, बाकी चीजें, इनको एड्रेस करना है। बट दुनिया भी आपकी तरफ तवज्जो इसलिए दे रही है कि वो समझती है कि इसमें पोटेंशियल है इस कंट्री के अंदर। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी जिस तरीके से
पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है और जल्द ही आप हमारी जो सिक्योरिटी के इश्यूज है इनको हम काबू पा लेंगे। वो कहते हैं ना, एक महफूज पाकिस्तान एक मुस्तहकम पाकिस्तान को जन्म देगा। तो उसकी तरफ बहुत काम हो रहा है, दुनिया मुतवज्जो हो रही है। देयर आर पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। अब देखिए ना, पाकिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपना डिसिप्लिन, अपने आप को ये साबित करें कि लोग अट्रैक्ट हो। टूरिज्म पे बहुत काम हो रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री पे बहुत काम हो रहा है। तो हमें स्मॉल इंडस्ट्रीज इसकी तरफ जाना होगा। लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हमें अपनी चीजें ठीक करने की जरूरत है ताकि दे हैव फेथ इन दिस स्टेट कि ये स्टेट हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारे बिजनेसेस प्रोटेक्ट रहेंगी, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्ट रहेंगी। SIFC हमने बनाई, वहां पे काफी चीजें इंप्रूव हुई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं समझता हूँ मुआशी डिसिप्लिन जब हम शो करेंगे तो वो लोग हमारी तरफ मुतवज्जो होंगे। बिल्कुल लोग मुतवज्जो होंगे और हो भी रहे हैं। जाहिर साहब, प्रोफेसर डेरिन की बात करें तो उन्होंने पाकिस्तान में इदाराजाती तामीर पर जोर दिया है। तो क्या पाकिस्तान कलील मुद्दती सियासी फवाइद छोड़कर तवील मुद्दती मुआशी फैसले करने की पोजीशन में आ रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए ना, प्लानिंग वही होती है जो आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं अपनी पॉलिसीज को। हमें जरूरत है कंसिस्टेंट पॉलिसी की। इन द पास्ट जो हमने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें रही है वो इनकंसिस्टेंसी इन आवर पॉलिसीज थी। हम जल्द पेशेंस छोड़ देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका एक चैलेंज ये है कि हर कोई अपने दौर का जो वक्त है ना उसको उसके ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, फ्यूचर के ऊपर हम कम तवज्जो देते हैं। स्ट्रेटेजिक पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ एंड इंश्योरिंग द कंसिस्टेंसी इन द पॉलिसी। ये नहीं कि विम्जिकल हो, आप बार बार चेंज करते रहें। ये जो मुआशी इम्पैक्ट्स होते हैं या पॉलिटिकल इम्पैक्ट कह लें या बाकी जो सोशल इम्पैक्ट्स हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इनके जो आज आप फ्रूट बीज बोएंगे, इसके मुजम्मरात आप लेंगे 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद। तो हमें शॉर्ट टर्म पे भी काम कर रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेसेस नहीं है, सोशो इकोनॉमिक स्पेसेस, पॉलिटिकल स्पेसेस हमारी बड़ी स्क्वीज हुई है। हमें मिड टर्म पे भी काम करना है एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म पे काम करना है। एंड सेकेंडली वी हैव टू गेट इनटू द डिफरेंट रीजनल ग्रुप्स। हमें दोस्त क्रिएट करने हैं, हमें हर मुआशी सफर में भी दोस्त क्रिएट करने हैं, काफी सफर में भी दोस्त क्रिएट करने और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सफरों में भी। आज देखिए पाकिस्तान के साथ दोस्त जुड़े हैं तो डिप्लोमेसी कहां पर चली गई आपकी। बेशक कल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स आपके साथ जुड़े, आपकी मिलिट्री ने परफॉर्म कर दिया। तो यू विल हैव टू क्रिएट फ्रेंड्स ऑल अराउंड। पाकिस्तान को ना लुक ईस्ट लुक वेस्ट वाली पॉलिसियां जो है वो ऑलरेडी तर्क कर चुके। वी हैव टू लुक ऑल अराउंड। और इसी लीवरेज का आपने अपनी डिप्लोमेसी में ईरान अमेरिका कॉन्टेक्स्ट था, वो यही आपने फायदा उठाया कि यू हैड फ्रेंड्स इन बोथ कैंप्स, तो आप उसको लेकर आगे चले। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म मिड टर्म पॉलिसीज हमें बनानी होगी और कंसिस्टेंसी के साथ उनको अडॉप्ट करना होगा, फिर उनको लीगली प्रोटेक्ट करना होगा उन पॉलिसीज को, ताकि कोई आके उसको ताले आजमा कह ले या कोई इंडिविजुअल आके उसको विम्जिकल कोई उसके ऊपर वो कहते हैं ना उसको हमला ना कर सके पॉलिसी के ऊपर। बिल्कुल सही, बहुत ही ज़बरदस्त तज्ज़िया आपका। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद महमूद साहब। और यकीनन पाकिस्तान को पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाने की ज़रूरत है और उन पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और होना ये चाहिए कि पॉलिसीज़ जो हैं वो अपनी जगह पर कायम रहें। हुकूमतें चाहे कोई भी आए, हुकूमतें बदलती रहें, लेकिन पॉलिसी जो है वो आपकी एक ज़रा लॉन्ग टर्म एक रहे, ताकि जो इन्वेस्टर भी आ रहा है उसके लिए भी आसानी हो और मुल्क भी जो है वो तरक्की कर सके। और मुआशी लिहाज से भी हम देखें तरक्की तो कर रहे हैं। अब सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान का इमेज जो है दुनिया में उभर कर सामने आ रहा है। तो अब एतमाद बहाल हो गया। पाकिस्तान को बस लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने की ज़रूरत है ताकि मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। अभी आई थिंक प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आजकल जब भी आप सब्ज़ी मंडी या मार्केट का रुख करते हैं तो लगता यही है कि आप सब्ज़ी खरीदने नहीं बल्कि किसी ज्वेलरी शॉप पर आ चुके हैं। टमाटर 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। लहसुन और अदरक की तो बात ही ना करें। उनकी कीमतें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई नायाब जड़ी बूटियाँ हैं जो पंसार की दुकान से मिल रही हैं। और गरीब आदमी ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। ब्राइडल की कीमत सरकारी लिस्ट में कुछ और है, दुकान पर कुछ और है। और ये जो कीमतों का फ़र्क है ये आम आदमी की जेब में एक बहुत बड़ा सुराख कर रहा है। बिल्कुल ऐसे उज़ैर, आपने ज्वेलरी की बात की और मैं तो इमेजिन करने लगी हूँ टमाटर कानों में इयररिंग्स की तरह पहने तो कितना वियर्ड लगेगा। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखें, गैस भी नहीं है और LPG सिलेंडर की कीमतें सुनकर तो बंदा हैरान ही हो जाता है, BP हाई हो जाता है। और 500 रुपये से ऊपर फ़ी किलो गैस बिक रही है। मतलब अब 2 वक्त की जो रोटी है वो खाना और पकाना बहुत अयाशी बनता जा रहा है। और सरकारी निर्खनामे तो हर जगह
लटके नज़र आते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं देता है। ऐसा लगता है कि मुनाफाखोरों को खुली छुट्टी दे रखी है और इसी गंभीर सूरत हाल को हम जानेंगे और जायज़ा लेंगे के साथ मुल्क में हो क्या रहा है। 3 बड़े शहरों से जी हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। लाहौर से फैसल खान, कराची से आसिफ अली और पेशावर से शाहिद खान। तो सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं और सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा कितना को इस पर अमल दरामद हो रहा है, जो सरकारी निर्खनामे लगाए गए हैं और हुकूमत जो पॉलिसी बनाती है जी आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, कोई कीमतें अब नीचे आती दिखाई दे रही हैं या इसी तरह सूरत हाल रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, इस तरह की सिचुएशन कोई नज़र तो नहीं आ रही कि कीमतें नीचे आने वाली हैं। कीमतें ऊपर जा रही हैं और जैसे हालिया इजाफा हुआ पेट्रोल में कुछ कमी भी आई, डीजल में भी इजाफा फिर कमी भी आई, लेकिन आपको पता है कि जो ये जो वेरिएशन होती है पेट्रोल डीजल में, इसके इफेक्ट्स जो है मार्केट में थोड़ा टाइम लेते हैं आते हुए। तो अभी जो चीज़ें इनको बढ़ा दिया गया था कीमतों को, उनको कीमतों को नीचे लाना जो है एक मुअम्मा ही है। इस हवाले से अगर हम बात करें, जो सब्ज़ी की कीमतें हैं इस टाइम पे मार्केट्स में, उनमें वेरिएशन आई है। जो आलू है, क्योंकि आलू इस दफ़ा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुई थी, हमारे पास आलू बहुत ज़्यादा था, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, अफगान बॉर्डर बंद था, तो खपत इतनी थी नहीं एक्स्ट्रा, तो उसकी कीमत जो है बड़ी नहीं। 20 रुपये 22 रुपये इसकी सरकारी कीमत है और जबकि मार्केट में 30 रुपये 35 रुपये 40 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। प्याज की जो सरकारी कीमत वो 60 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मार्केट में प्याज की कीमत 110 रुपये 120 रुपये फ़ी किलो है। इस तरह टमाटर जो है इसकी जो सरकारी कीमत है वो 85 रुपये फ़ी किलो है, जबकि मार्केट में टमाटर की कीमत जो है वो 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जा पहुंची है। तो इसके साथ अगर हम बात करें फ्रूट, तो फ्रूट भी काफ़ी महंगा हो रहा है। फ्रूट में अगर हम बात करें सेब क्योंकि इस टाइम पे फ्रेश तो नहीं आ रहा होता, सोल का आ रहा होता है, लेकिन उसकी कीमत जो है जो पहाड़ी सेब है काला कल्लू 450 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत है, जबकि मार्केट में मिल रहा है 500 550 600 रुपये फ़ी किलो। इस तरह केला जो है सरकारी कीमत 220 रुपये फ़ी किलो है, मार्केट में मिल रहा है केला तकरीबन 250 रुपये 300 रुपये फ़ी किलो। तो तमाम अशिया जो हैं उसमें कीमतों यानी फलों की और सब्ज मसाला जात की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं, मंडी में कुछ और हैं और ओपन मार्केट में कुछ और कीमतें हैं। कराची का रुख कर लेते हैं। आसिफ, आपसे हम जानना चाहेंगे, कराची में तो हमेशा देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट अखराजात का बहाना बनाया जाता है, ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से भी जैसे ही कोई कीमतें बढ़ती हैं फ्यूल की, तो क्या हालिया इजाफे के पीछे भी यही मंतिक है या फिर कोई और वजह है? कराची में जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर रेट इस वक्त जी आलू की कीमत जो है वो 29 रुपये किलो है, प्याज जो है वो 58 रुपये किलो में दस्तियाब है, टमाटर जो है 70 रुपये किलो में है, लहसुन जो है वो 253 रुपये है, अदरक 288 रुपये है, जबकि भिंडी की कीमत 150 रुपये है, करेला 81 रुपये किलो में है, जबकि शिमला मिर्च 58 रुपये किलो और तुरई जो है 104 रुपये किलो में दस्तियाब है। और अगर हम उसके ट्रांसपोर्टरों की बात करें तो क्योंकि उन्होंने जो किराए में इजाफा किया था उसके बाद उन्होंने 60% इजाफा किया था, 40% उसके बाद उन्होंने कमी की थी, लेकिन 20% अभी भी इनके किरायों में इजाफा मौजूद है। और इस वजह से अभी तक कीमतें बढ़ने की जो बात है वो अभी इतनी ज़्यादा कोई ऐसी महंगाई यहाँ पे कराची में देखने में नहीं आ रही है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हैं। चावल पे सुना था कि रेट महंगे होंगे, 20 रुपये तक इजाफा होगा, लेकिन वो भी अभी तक इजाफा हो नहीं सका है कीमतों में। जो और अब अगर हम इंटरनेशनल बात करें सियासत की, तो उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब आबनाए हरमज़ का जो मुहासरा किया गया है, उसके बाद जो आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं, वो यकीनन उनका असर चंद दिनों में यहाँ पाकिस्तान में भी नज़र आएगा। और जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो उसके बाद फिर ये सिलसिला जब यहाँ तक पहुँचेगा आम आदमी तक, तो उसके बाद ये महंगाई, अब कह सकते हैं कि अब इंतज़ार है उस महंगाई का कि वो महंगाई जो बहुत ज़्यादा बढ़नी है वो किस तरह बढ़ती है। फलों की हम बात कर लें तो फलों में भी जो है कीमतें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं है, लेकिन कम ज़रूर हुई हैं कीमतें यहाँ पर, और इजाफा कोई ऐसा ख़ास किसी चीज़ में यहाँ यानी कि कराची में जो सूरत हाल है वो कंट्रोल्ड नज़र आ रही है एज़ कम्पेयर टू लाहौर, जहाँ हम देख रहे हैं सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? सरकारी रेट लिस्ट जो है वो आवेज़ा है और दुकानदार कितनी कीमतें वसूल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मामला देखते हैं आप? जी देखिए, अगर महंगाई की बात की जाए तो पेशावर में अशय खुर्दनोश जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है, और जब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उसके साथ कहीं पर भी कीमतें कंट्रोल नहीं है। अगर हम चीनी की बात करते हैं तो चीनी भी थोड़ी महंगी हो गई, लेकिन सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है वो दालों और चावल, इसी तरह घी पर बहुत असर पड़ा है। घी जो मुकामी घी जो कि ब्रांडेड नहीं है, जो लो क्वालिटी की घी है,
वो इस वक्त 500 रुपये से लेकर 520 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जो कि रमज़ान के दिनों में जब महंगाई भी होती है तब भी ये 480 रुपये तक चला गया था। तो ये इसी तरह जो चावल है, जो चावल 350 रुपये में अच्छी क्वालिटी का मिलता था, अभी वो 400 रुपये किलो पे जो है वो मिल रहा है, यानी कि 50 रुपये उसकी कीमत में फ़ी किलो इजाफा हुआ है। आटा जो है वो तकरीबन 3000 रुपये किलो तक 20 किलो की जो बोरी तेला है वो पहुंच गया है। इसी तरह जो दीगर अशिया खुर्दनोश है, फ्रूट्स को अगर आप ले लें तो कोई भी फ्रूट जो है वो 200 रुपये से कम पे आपको यहाँ पर पेशावर में नहीं मिलेगा। केला जो अच्छी क्वालिटी का थोड़ा केला है वो तकरीबन 250 रुपये दर्जन जो है यहाँ पर दस्तयाब है। चिकन की कीमत, आज जो चिकन की कीमत है वो 445 रुपये ज़िंदा मुर्गी जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह गोश्त की जो कीमतें हैं वो भी हर जगह पर मुख्तलिफ है। पेशावर में कहीं पर भी आपको जो सरकारी नरखनामा है उसके मुताबिक गोश्त नहीं मिलेगा, बल्कि गोश्त का सरकारी नरखनामा 950 रुपये किलो है, लेकिन यहाँ पर 1200 से लेकर 1400 रुपये किलो पर गोश्त जो है वो बड़ा गोश्त वो दस्तयाब है। इस तरह कीमा जो है वो भी अपने उसके रेट मुकर्रर हैं। तो यहाँ पे जो पेशावर में जो सरकारी नरखनामा है वो पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ी है तो उसके बाद से जारी ही नहीं हुआ, और उससे कबल जो जारी हुआ था उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इसी तरह सब्जियों की अगर हम बात करते हैं, सब्ज़ी कदरे उसकी जो कीमतें हैं वो नॉर्मल दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी जो सरकारी नरखनामा है उस पर कहीं पर अमल दरामद नहीं हो रहा। हर चीज़ जो है वो 10 रुपये से लेकर 30-40 रुपये फ़ी किलो जो है वो महंगी फ़रोख्त हो रही है सब्जियों के हवाले से। तो ये सूरत हाल है पेशावर का। बिल्कुल ठीक है। शाहिद खान, आसिफ अली सैयद और फैसल खान हमें अपडेट कर रहे थे, मुख्तलिफ शहरों से इस सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे थे कि महंगाई किस कदर है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और अगर देखें ओवरऑल तो कराची में सूरत हाल कुछ बेहतर नज़र आती है, लेकिन लाहौर और पेशावर में अगर हम देखें तो महंगाई के असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमें दिखाई दे रहे हैं। ब्रायलर की कीमतें हों या फिर सब्ज़ मसाला जात की कीमतें हों या फिर फलों की कीमतें हों, सभी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और जो अफसोस की बात है, मतलब होल सेल पे आपको कुछ और कीमत नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वो चीज़ कमोडिटी मार्केट में पहुंचती है तो उसकी कीमत जो है वो दुगनी हो जाती है, जिसकी वजह से आवाम जो है वो बड़े परेशान है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी जो हैं वो भी फाल बात यह कि सरकारी रेट जो हैं वो बताए जाते हैं, लिस्टें अवेजा होती हैं, लेकिन उस रेट पर दुकानदार भी जो है वो चीज़ें नहीं बेच रहे होते। तो ये एक गैप है जो कि फिल होने की ज़रूरत है और हुकूमत को इस हवाले से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम आजकल अगर हम ट्रेंड देखें तो बाहर खाने का रिवाज इतना बढ़ चुका है, या फिर आप पार्सल इतने करवाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे घर में खाना पकाना तो हम भूल ही गए हैं, और हर दूसरे दिन हम किसी बड़े चमकते दमकते रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं जहाँ की लाइट्स, क्रॉकरी, खुशबू, एम्बियंस हमें बड़ा सहर ज़दा कर देती है। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि उस खूबसूरत प्लेट में सजा वो लजीज खाना किस हाल में तैयार हुआ है, बनाने वाले हाथ कौन से हैं, और जायके के पीछे इतने दीवाने हम हो चुके होते हैं कि किचन के अंदर की गंदगी और गैर मेयारी जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं हम उन्हें भी निगलेक्ट कर देते हैं। हम कहते हैं टेस्ट आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। और घर में एक किचन होता है ना, उसके पीछे एक डर्टी किचन होता है, वो उस तरह से डर्टी कंसीडर तो नहीं होता, बस वो थोड़ा मेसी होता है। लेकिन ये रेस्टोरेंट्स में माइट भी पॉसिबल कि एक्चुअल में डर्टी हो, और सामने फ्रंट शीशे पे जो हमें चमक दमक नज़र आ रही होती है, अगर किचन में जाएँ तो अजीब व गरीब मनाजिर देखने को मिलते हैं। और जी सेहत पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात नज़र आते हैं। और बच्चों के हैप्पी मील की अगर हम बात करें वो कितना सेहत पर असरअंदाज हो रहे हैं। जिस तरह से हमें लग्जरी एक लाइफस्टाइल में ढाल दिया गया कि खाना अगर लग्जरी फॉर्म में मिलेगा, प्लेट सजी दजी मिलेगी, तो पता नहीं हम कितने कोई सेहतमंद हो जाएंगे और कितने कूल लगेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ट्रेंड है, इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जी बहुत ही ज़बरदस्त मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या एक्चुअल में ये फंडा है सारा। फूड कंसल्टेंट हैं और शेफ़ है हमजा शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं खाने के, और जी प्लेट की जब तक फोटो ना पोस्ट हो जाए सोशल मीडिया पे तब तक हमें खाना हजम नहीं होता। हाँ, ये तो काफी 10 साल से पोस्टिंग वाला खाने की चल रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। दो इतने खूबसूरत लोगों के साथ बैठ के स्क्रीन स्पेस शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। थैंक यू सो मच जी। अब आ जाते हैं टॉपिक की तरफ आते हैं। जी बताइए। बताइए। अच्छा देखें, हम जनरली जिस तरह बात हो रही है ना कि खुश शक्ल तो आ जाता है आपके सामने, पर उसकी प्रेप में पीछे क्या जाता है, असल ये चीज है। ये कहानी तो प्रेप में तो बहुत कुछ जाता है। मुझे तो आज पड़ने वाले हैं जूते, ठीक है। अपनी इंडस्ट्री के खिलाफ बात करनी है। लोगों ने मुझे मजीद रेस्टोरेंट्स के मेन्यू डिजाइन करने के लिए हायर नहीं करना, मुझे कंसल्टेंसी नहीं मिलेगी आज के बाद। अच्छा देखें क्या होता है कि हर कोई बहुत से लोग
मैं कहता हूँ रेस्टोरेंट बिजनेस अब तब करें जब आपकी इसके ऊपर खुद कमांड हो, ठीक है। किसी का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे थप्पड़ मार के लाल करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि लोग बड़े ऐसे आते हैं, हम करेंगे, क्योंकि इट्स अ वेरी लेबर इंटेंसिव जॉब। इसको मॉनिटर करना इज ऑल्सो वेरी लेबर इंटेंसिव। जी हम जी मैनेज करेंगे, 5 करोड़ लगा दें, 10 करोड़ लगा दें जी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा सेटअप बना लें, ठीक है, वो बन भी जाता है, सब हो भी जाता है। अब आती है बात मेंटेनेंस की, उसको मेंटेन करके रखने की, ठीक है। इनिशियली एक बहुत अच्छी टीम आती है, हायर होती है, कहते हैं सर जी तुसी बेफिक्र हो जाओ, ठीक है। जैसे ही वो देखते हैं रेस्टोरेंट ने अच्छा बिजनेस करना शुरू किया है, उसी टाइम उनके जो मामलात हैं, उनकी बातचीत, वो एक यूनियन बन जाती है, ठीक है, और ओनर को तंग करना शुरू कर देते हैं। अब ओनर को फूड इंडस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं, वो इन्वेस्टर है। अगर ठीक है, उस बेचारे को समझ नहीं आती करना क्या है। एग्जैक्टली, शुरू में हर चीज स्पॉट ऑन होती है, हाइजीन, क्लेanलीनेस, ऑफिस, एवरीथिंग। उसके बाद क्या होता है कि जब वो अपनी यूनियन बना के ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं, तो साथ ही क्वालिटी ऑफ वर्क भी नीचे आना शुरू हो जाता है। आप देखते होंगे कि इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, लाइक ह्यूज वेल इन्वेस्टेड ब्यूटीफुल प्लेसेस, एंड ग्रेजुअली दे डाई डाउन, क्योंकि वो शेफ या मैनेजमेंट की बेस पे चल रहे होते हैं। जब मैनेजमेंट और शेफ चेंज होता है तो वो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जो नए लोग आते हैं वो ऐसा हाल करते हैं जगह का, वो ऐसी सफाई सुथराई में इतना काम खराब करते हैं। देखिए, हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, एवरीथिंग यू नेम इट। आप फूड ग्रेड कैसे रखना है, चिकन कैसे आपने वॉश करना है, कैसे उसको स्टोर करना है, किस टेम्परेचर पे क्या चीज रखी जाएगी, ये सारे SOPs फॉलो होते हैं हमजा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की भी अगर हम बात कर लें? वेरी रेयर, लाइक वेरी वेरी रेयर। अगर छोटे 100% को तो आप 2% लगा सकते हैं, अब 5%, 5%, ओके, 5% वो भी दिखाने दिखोने में, ठीक है। मैं देखें बात जो है वो है, अब देखें ना, अब हम आ जाते हैं फूड ग्रेड चीज़ों के मुतालिक बात करते हैं उज़ैर। हम फूड ग्रेड चीज़ों के मुतालिक देखें, हमारे यहाँ बहुत मसला ये है कि कहते हैं जी बचत हो जाए, प्लास्टिक के डब्बे, प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड, प्लास्टिक की हैंडल वाली नाइफ, ठीक है, जो कोई नहीं पता वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बने हैं, वो हॉस्पिटल वेस्ट के प्लास्टिक से बने हैं, वो केमिकल बेस्ड प्लास्टिक रिसाइकल हुआ है उससे बने हैं। टब्स पानी धोने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, सिर्फ 2 चीजें फूड ग्रेड है, एक है स्टेनलेस स्टील और जो रस्ट नहीं करता, अच्छे गेज का, और दूसरा है शीशा, ग्लास, सही, दैट्स इट। ये 2 चीजें। अब थोड़ा बहुत एक्रेलिक भी आ रहा है, पर एक्रेलिक ये है कि बहुत जल्दी वॉश ऑफ हो जाता है, स्क्रैचेस छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आपका सब कुछ स्टेनलेस स्टील का है तो परफेक्ट, इफ नॉट तो यू आर इनवाइटिंग बैक्टीरिया 24/7। मैं तो हमारी बाजियों को, अम्मियों को, लड़कों को, लड़कियों को घर पे भी कहता हूँ कि कभी भी प्लास्टिक के अंदर स्टोर मत करें। ऑलवेज यूज मेटल और ग्लास, क्योंकि जो प्लास्टिक है वो इंसुलेटर नहीं है हीट का और कोल्ड का, ठीक है। वो उसके अंदर जब आप चीज रखते हो ना, तो वो दरमियाने से टेम्परेचर पे रहती है, वो ठंडी नहीं होती उस तरह से, और जब वार्म होएगी वो 4 डिग्री, 5 डिग्री या 11 डिग्री पे नहीं पड़ी होगी चीज, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को इनवाइट करेगी, जिससे आपका गट। ये सारी चीजें अगर आप इंश्योर भी कर रहे हो रेस्टोरेंट की फील्ड के अंदर, लेकिन उसके बावजूद अगर खाना तैयार करने वाला जो हाथ है वो शख्स बीमार है, किसी इस तरह की कंटेजियस बीमारी का वो शिकार, सफाई नहीं कर रहा, हाँ, सफाई नहीं कर रहा, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा, कितना नुकसानदेह हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, इसका तो बकायदा एक इदारा होना चाहिए जो इस चीज को चेक एंड बैलेंस रखे। जो स्टाफ किसी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है उसका पहले मेडिकल होना चाहिए प्रॉपरली, जिस तरह इंटरनेशनली होता है कि वो किसी कंटेजियस हेपेटाइटिस, HIV या कोई भी ऐसा डिजीज जो बहुत ट्रांसफरेबल है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीजें, स्किन पे इतने लोगों को फंगल इश्यूज होते हैं, बॉडी पे होते हैं, डैंड्रफ होती है, वहीं खारिश खुरिश करके अपने आप को मल मुल के वहीं पे सब बना के हम अब देखें ना, वो चीज बैक्टीरिया खाने के ऊपर खाली रॉ हाथों के साथ लगा हुआ आ गया, तो आप सोचें फिर आप क्या क्या खा रहे हो। यानी ये तो आप माम को आप इंस्टिगेट करें कि शो के बाद वो कहीं जाए अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा के। माम आप ना सीरियसली जब भी क्या करना क्या चाहिए, बच कैसे सकते हैं हम? अच्छा, करना ये चाहिए कि आप अच्छा खाना बनाना सीखें, ठीक है, और एग्जैक्टली खाएं, पर जब भी आप कहीं जाएं मेक श्योर के अब एक दफा ना किचन या उनकी इन्वायरमेंट और पूरी हर चीज जरा देख के फिर करें। बाकी हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है। लेकिन वो ये भी तो आप देखें ना हमजा, कुछ लोगों ने ओपन किचन का भी बड़ा नाम दिया होता है, वो उन्होंने ग्लास लगाया होता है, आप देख सकते हैं। ओपन किचन में से भी चीजें एक और किचन में से आती हैं। ओके, उससे भी पीछे किचन है। जब अगर शेफ को गुस्सा है ना,
तो वो ऐसा ऐसा गंद मारेगा कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जल्दी जल्दी सर्व करने के चक्कर में भी प्रेशर भी है। चिकन को देखें, चिकन को जब आप रखते हो ना 3 आवर्स काउंटर टॉप पे, तो वो फिर उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, उसको फिर वॉश करना होता है रॉ चिकन को, ठीक है। रॉ चिकन इज अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया, सैल्मोनेला, बहुत सी यीस्ट इन्फेक्शंस, बहुत कुछ, तो वो आपने उसको फिर से प्रोसेस करने के लिए फिर उसको वॉश करना है, पैड ड्राई करना है, और चिकन हमेशा ठंडे पानी से वॉश होता है। जैसे ही आप उसे गर्म पानी से धोते हो ना चिकन को, इवन उसको थॉ करने के लिए भी फ्रोजन चिकन को, वहीं बैक्टीरिया की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। ओके, यानी तो कि बड़ी ये काम सब की चीज़ों बात का है। अच्छा हमजा, एक और चीज़ भी होती है, हम अक्सर जाते हैं झटपट खाना मिलना होता है तो हाफ कुक होता है, उसको फिर शाम में भी वही थोड़ा सा पकाकर हमें खिला देते हैं, फिर बिरयानी में भी वही मसाला इस्तेमाल हो रहा है, सालन में भी। और खास तौर पे हमजा ये कढ़ाइयों में बड़ा होता है कि आप जाएं, वो कहते हैं कि आपने हाफ कुक लगवानी है तो जनाब आधे घंटे में, आपने फुल करवाना है तो घंटा डेढ़ लगेगा। देखिए वो कढ़ाई में तो चले समझ आता है कि बहुत हाई फ्लेम पे बनता है, ठीक। तो हाफ कुक करके अगर उन्होंने प्रेशर करके मीट को रखा हुआ है तो ठीक है, सही है। ओके। बट अदरवाइज जो हाफ कुक है वो अगर रीफ्राई हो रहा है तो फ्रेशनेस नहीं है, वो आपको कुछ करेगा नहीं। पर देखिए हमारे यहाँ ये है कि खाना इतनी हाई हीट पे पकता है कि जो भी शेफ्स और कुक्स ने गंद मारा होता है जनरली, ठीक है। अच्छा, कुक्स में ज्यादा कहूंगा होते हैं, शेफ्स कम होते हैं। शेफ वो होता है जिसके पास डिग्री हो, कुक वो होता है जो ट्रेंड होता है, अच्छा, ठीक है। अब जो कुक्स ने गंद मारा होता है, पर वो जब हाई हीट पे पकता है तो वो बहुत हद तक उसमें बैक्टीरिया किल हो जाता है। ओके। पर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है, पक तो गया, बैक्टीरिया हमने किल कर दिया, उसके बाद जिसमें वो डब्बे में पैक होके जाना है वो फूड ग्रेड प्लास्टिक का नहीं होता, वो फूड ग्रेड गत्ते का नहीं होता, डब्बा जिस तरह हमारा नॉर्मल जो कार्डबोर्ड का डब्बा लेते हैं, ये जो अंदर से ग्रे कलर का होता है, ये रिसाइकल्ड पेपर होता है। अब वो पेपर कहाँ से आया, पेपर में पहले क्या पैक था, क्या नहीं था, ये किसी को नहीं पता। और ये जो फास्ट फूड चेन्स में हम देख रहे होते हैं कि एक ही ऑयल है, उसको कई दिन भी चला लेते हैं और फिर वो स्मेल भी आ रही होती है, आपको पता चल रहा होता है। मैं बताऊं, ये सुना कैंसर भी कॉज करता है। कैंसरस है बिल्कुल जी। नेगेटिव सेल्स जो भी आप अपनी बॉडी में डालोगे दैट कैन बी कैंसरस। एक अच्छे ऑयल का फ्राइंग टाइम इज 45 मिनट्स, दैट इज इट। 45, ये लोग 3 दिन बाद ऑयल चेंज करते हैं। इवन वो जो हमारी एक बाबा जी वाली फ्रेंचाइज है ना, जो बहुत पॉपुलर है, जो मेरे बच्चे को भी बहुत बच्चों को पसंद है, मुझे भी पसंद है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट इज हैपनिंग, जानते हुए जितना गलीज उतना लजीज वाला। आफ्टर 3 डेज तो जो भी 45 डिग्रीज के बाद टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं। फ्राइंग ऑयल जो मर्जी आप ले लो, जितने मर्जी आप हाई ग्रेड ऑयल्स ले लो, 45 मिनट्स के बाद वो नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव जब होएगा, नेगेटिव चीज खाओगे तो नेगेटिव सेल्स डेवलप होंगे, नेगेटिव सेल्स फिर कैंसर। हम आप बता दें कि वो तीसरा दिन जब वो 3 दिन बाद चेंज करते हैं, वो दिन कौन सा बनता है, हम उस दिन जाके अच्छा वहाँ मैं आपको बताऊं, तीसरे दिन बाद करने के बाद भी वो बिकता है, और उसमें फिर छोटे रेस्टोरेंट्स अपना खाना सालन मजीद फ्राइंग करते हैं 5, 6, 8 दिन। बस आपने मेरा दिल उठा दिया। अब घर का खाना ही है, 2 हफ्ते तो मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। 2 हफ्ते बाद भूल जाएंगी। 2 हफ्ते बाद भूल जाऊंगी, लेकिन ये सारी चीजें मैं अगर प्रोसेस करी तो बड़ा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया हमजा, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। खुदा का वास्ता खाने से पहले सोचें, रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट्स में जाके आप जो एस्थेटिक वीडियोस पिक्चर्स ले रहे होते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे भी लगा रहे हैं और सेहत का भी नुकसान करें, तो थोड़ा ख्याल करें, खाना पीना अपना चेक इन बैलेंस, घर में अच्छा खाना बनाना सीख लें, घर में बनाएं, घर में खाएं। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसे ही सूरज आंखें दिखाना शुरू करता है, जो कि अभी से दिखा भी रहा है, तो फिर हम देखते हैं कि सड़कों के किनारे सुर्ख और हरे तरबूजों के ढेर लग जाते हैं। और सच पूछें तो इस तपती धूप में तरबूज की आप उसको जब देखते हैं तो आप बड़ा एक रिफ्रेशिंग सा आपको एहसास होता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसे खजूर के साथ मिलाकर शौक से खाते थे ताकि गर्मी और ठंडक का तवाज़ुन बरकरार रहे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग तरबूज को खाने से ज़्यादा इसका जूस पीने में लग गए हैं, और कुछ लोग तो इसे खाली पेट भी खाते हैं, नाश्ते के तौर पर भी खाते हैं। तो आपने बिल्कुल उज़ैर दुरुस्त फरमाया। और तरबूज तो वो फल है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जी पेट को धो डालता है, सफाई कर देता है। मगर आजकल अंग्रेज़ी अद्वियात वाले जो हैं इस बारे में कुछ और ही कहते हैं। और सबसे बड़ा डर तो ये है कि लोग तरबूज खाकर ऊपर से जो गटागट पानी पी लेते हैं, जो सीधा आपको हैज़े की शिकायत भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है। और फिर शुगर के मरीज़ जो बेचारे अलग परेशान रहते हैं कि खाएं या ना खाएं। तो इन तमाम उलझनों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर अम्मारा अतर साहिबा। उनसे जान लेते हैं जी खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम पाकिस्तान। अगर हम तिब्बे नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम के हवाले से बात करें तो तरबूज और खजूर को मिक्स करके उनका कॉम्बिनेशन जो है वो कहा गया खाएं। इसके पीछे क्या हिकमत है और ये कितना ज़बरदस्त है सेहत के लिए? देखें जी, सबसे पहले तरबूज की बात करते हैं। ये हमारे लिए गर्मियों का तोहफ़ा है और ये जो है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये 90 to 92% तो ये होता ही पानी है। तो ये हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है। जैसे आपने कहा इसका खजूर के साथ कॉम्बिनेशन, तो वो वैसे ही एक तो उसमें क्योंकि इसका शुगर कंटेंट बहुत कम होता है तरबूज का, इसमें बहुत लो कैलोरी होती है, तो इसके साथ अगर आप खजूर को खाना पसंद करें तो आप खा सकते हैं। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, जिसको पसंद है वो खाए। यही है, जायके में और बेहतर हो जाता है, आपको शुगरी कंटेंट भी पूरा मिल जाता है और पानी तो आपको वैसे ही मिल रहा है। तो जी, बाकी इसके बारे में अगर तरबूज के बारे में बात करूं तो इट इज़ फुल ऑफ वाटर, इट इज़ फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। हमारे आजकल गर्मियों का जो एक बॉडी को हमें हाइड्रेशन के साथ साथ कूलिंग इफेक्ट चाहिए होती है, तो इसके अंदर ऐसे एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं कि क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पानी होता है तो हमारी बॉडी को हाइड्रेशन मिल जाती है, वो जाके हमारे वो एमिनो एसिड्स हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करते हैं। उस ब्लड फ्लो का जो वो इम्प्रूवमेंट होती है उससे हमारी बॉडी की हीट एग्जॉस्ट होती है। दैट इज़ वाई इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट टू द बॉडी। स्पेशली जो लोग जिम जाते हैं उनकी मसल्स वगैरह सोर हो जाते हैं, तो ये उनके लिए एक नेचुरल रेमेडी है कि वो इसको खाएं और उससे अपने जो है अपनी मसल्स को रिलैक्स करें। इसके अलावा इसमें इतनी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे लाइकोपीन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टमाटर में भी प्रेजेंट होता है, उसका रेड कलर उसको देता है। दैट इज़ अ नेचुरल सन ब्लॉक जो कि तरबूज में प्रेजेंट होता है। तो लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए भी जो मतलब धूप में जाते हैं और अपने काम शाम पे, उनके लिए एक नेचुरल सन स्किन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसके अंदर तरबूज खाने से। बाकी जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स का, सॉरी टू कट यू ऑफ, यहाँ आप ये बता रही हैं कल से रेमेडीज आना शुरू हो जानी मुंह पे लगाने वाली। बिल्कुल आपने दरवाजा खोल दिया। हमारा हमें ये बताएं कि जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे इंट्रो में भी कि लोग खाली पेट इसको खा लेते हैं नाश्ता समझ के, लेकिन सबको सूट नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा ब्लोटेड फील करते हैं इसको खाली पेट खाने के बाद, तो ये बात दुरुस्त है? इस तरह से हो सकता है? देखें जी, जिन लोगों को जिनकी गट थोड़ी सेंसिटिव होती है, जिनको गट हेल्थ के स्टमक के इश्यूज रहते हैं, डिसऑर्डर्स रहते हैं, उनके लिए हाँ, क्योंकि इसमें ये थोड़ी सी ब्लोटिंग कर सकता है उनको। पर अगर ये कहना कि तरबूज की वजह से ब्लोटिंग हो गई, ये ऐसा नहीं होता। अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन इससे कुछ नहीं होता, बल्कि एक्चुअली ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत मुफीद है। छोटे बच्चे भी इसको ले सकते हैं, एंड छोटे व्हेन आई टॉक अबाउट छोटे तो 7-8 मंथ्स ऑनवर्ड्स आप बेबीज को ये दे सकते हैं, ये इतना मुफीद है। प्रेग्नेंट खवातीन इसको ले सकती हैं, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का शिकार जो लोग हैं वो उनको खवातीन में अगर उनको एसिडिटी होती है, उनको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है, हार्ट बर्न होता है, उन सब पेशेंट्स के लिए ये बहुत मुफीद है। अच्छा, हमारा हम देखते हैं कि अगर हम पुराने दौर से सुनते आ रहे हैं कि जी तरबूज खा लिया और बाद में पानी पी लिया तो आपको हैजा हो जाएगा, जदीद साइंस इसके बारे में क्या कहती है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं जूसेस भी मिल रहे हैं और पानी में डाल के वाटर भी इन्हीं से बन रहा है, तो ये क्या मामला है? देखें, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता कि इसके बाद अगर आप पानी पी लें तो आपको, क्योंकि इसके अंदर ही इतना ज़्यादा पानी है तो उसके ऊपर से कुछ लोग दूध का भी कहते हैं, चाय का भी, इसके ऊपर से। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगी कि पानी इस पीने से कुछ नहीं होता। ये क्योंकि आपने देखा होगा हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, तरबूज को काटा फ्रिज में रख दिया एज इट इज, जो पिछला बचा हुआ था एक तो हमने खा लिया, अब वो एज इट इज। अब आपको पता है आपके फ्रिज कोई आपकी साफ इतना क्लीन जगह नहीं है, आपका आए दिन उसमें खाना खराब हो रहा होता है और आप उसके पीछे कौन सा पूरे फ्रिज को धोते हैं, आप वो चीज़ निकाल के डिस्कार्ड कर देते हैं, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत मैटर करता है आप जो यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं वो आपके साफ सुथरे हैं कि नहीं हैं। आपने जब तरबूज को फ्रिज में रखना है आप उसको क्लिंग रैप करके या कवर करके रखें, या फिर उसको काट के पूरा किसी बर्तन में अपने डाल के स्टोरेज बॉक्स में फिर उसको प्रॉपर्ली कवर करके स्टोर करें, फिर अपने यूटेंसिल साफ रखें, पानी से उसको धो के इस्तेमाल करें और ये सारी चीजें। लेकिन लेट अलोन ये कह देना कि पानी पी लिया था ऊपर से तो ऐसा नहीं होता। सेकेंडली दूध का जो चक्कर है, कहते हैं लोग कि दूध पी लिया ऊपर से, तो ये दूध का और तरबूज का डाइजेस्ट होने का टाइम जो है वो डिफरेंट है। तो वो दोनों चीजें डिफरेंट टाइम प्रोसेसेस के हिसाब से जब आपके स्टमक में एक साथ पड़ी रहेंगी तो वो आपको ब्लोटिंग करेंगी, आपको गैसिनेस होगी, आपको मसला करेंगी। तो दैट इज द रीजन कि वो आपको डाइजेशन में आपको थोड़ा सा मसला करते हैं। ये नहीं कि उससे आपको कॉलेरा, हैजा, इस तरह की चीजें या फूड पॉइजनिंग, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमारा ये भी कहा जाता है कि तरबूज गुर्दों की सफाई के लिए बड़ा बेहतरीन है, ये उनको क्लीन करता है, और वो लोग जो किडनी स्टोन्स का शिकार हैं उनके लिए कितना बेनिफिशियल है ये इसका इस्तेमाल? जी,
अच्छा, तो गुर्दों के लिए देखें, आपको हमारी किडनीज को उनकी सफाई के लिए हमें वाटर चाहिए होता है और इट इज़ फुल ऑफ वाटर अगेन। तो अब ये है कि इसमें थोड़ा पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि किडनी पेशेंट्स उसको नहीं ले सकते, क्योंकि उनके लिए बहुत मुफीद है, ये उनको फ्लश आउट करेगा सारी टॉक्सिन्स को, लेकिन एक कंट्रोल्ड मॉडरेट अमाउंट पे वो ले सकते हैं इसको। सेम गोज फॉर डायबिटिक पेशेंट कि ये कह देना कि क्योंकि इसमें शुगर्स है, इसमें शुगर बहुत कम है। 200 ग्राम में इसके या 100 ग्राम में इसके आई थिंक 20 to 30 कैलोरीज हैं सिर्फ, दैट इज़ वेरी लो। और अगर आप उसमें शुगर देखें तो सिर्फ 6 ग्राम शुगर है उसमें। हालांकि हम एक चीनी का चम्मच ले लें तो उसमें 20 से 25 ग्राम हम चीनी शुगर कैलोरीज ले लेते हैं। तो इसमें बहुत, तो डायबिटिक पेशेंट्स भी इसको फुली इंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं थोड़ी सी कंट्रोल्ड अमाउंट में। जैसे अगर एक नॉर्मल बंदा, हम लोग 2 कप के बराबर एक दिन में अगर तरबूज खा रहे हैं, तो एक डायबिटिक पेशेंट उसका हाफ ले ले। सेम गोज फॉर अच्छा, लोग प्लेट में नहीं इसको खाते, इसके लिए कोई स्पेशल बड़ा सा बाउल होता है, उसमें खाया जाता है। अच्छा, ये खाना किस टाइम चाहिए? क्योंकि ये भी बहुत सोचा जाता है इसके बारे में कि रात के वक्त ना खाएं, और सुबह में लोग नाश्ते के तौर पर खाकर फिर जो डाइट कर रहे होते हैं उन्होंने कहा हमने बस बहुत हेल्दी खा रहे हैं, बस तरबूज खाए और पूरा दिन फिर बीमार घूम। हाँ जी, देखिए ये बेसिकली स्नैक है, ठीक है। आप एज अ स्नैक इसको लें मिड मॉर्निंग, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के दरमियान, या फिर आफ्टरनून में लंच और डिनर के दरमियान एज अ स्नैक इसको लें। अब हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है जी, पहले फुल फ्लेज लंच होगा एंड देन उसके बाद जी डिजर्ट चल रहा है तरबूज के साथ। ऐसा नहीं करना आपने, फिर वो आपको जरूर जाके थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट करेगा। लेकिन एक तो स्नैक के टाइम पे, और अगर आप ब्रेकफास्ट में इसको लेना चाहते हैं तो खाली ब्रेकफास्ट अगर आप इसका ले रहे हैं ना, तो आप जरूर लें, साथ थोड़ी कोई प्रोटीन सोर्स ऐड कर लेंगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, वरना इट्स फाइन। लेकिन ये नहीं कि ब्रेकफास्ट भी करेंगे और फिर तरबूज भी खाएंगे, ऐसा नहीं। इस तरह ना करें, लेयर्स पे लेयर्स ना करें। बहुत शुक्रिया हमारा आपके वक्त का। और जी तरबूज खाएं, अच्छे से खाएं, बिल्कुल खाएं, अच्छा है। अभी गर्मियों में तो बहुत ही फ्रूट है, लेकिन एतदाल में खाएं। और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए भी सेफ है, लेकिन कंट्रोल्ड अमाउंट खानी है। और ये नहीं आपने देखना कि आपने बस तरबूज खाना तो पूरा दिन तरबूज और कुछ नहीं खाना हमने। देखिए हमारी सारी डेफिशिएंसीज जो है ना वो पूरी हो गई हैं तरबूज के साथ ही, तो ऐसा नहीं होगा। आप उसको, हमारा ने बड़ी अच्छी बात की, स्नैक के तौर पर लें, क्योंकि लंच के बाद अमूमन आपने जब लाइट लंच लिया होता है तो आपको भूख लग जाती है, तो आप उसके बाद जनाब वाटरमेलन का इंटेक कर सकते हैं और फिर जाके आप डिनर कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने तरबूज खा लिया उसके बाद भी आपको भूख लग जाती है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अपना पेट समझकर खाएं। अगर आप ये सोचने लग गए कि आपने सिर्फ तरबूज खाना है और पूरा दिन डाइट करनी है और आप बड़े स्मार्ट रहेंगे, तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो सेहत पहले है, बाकी आप लज्जत को भी रखें नजर। कोशिश आपने भी किया कि थीम आप पूरा तरबूज वाला दें। यस, आज मैंने शायद तरबूज की बात करनी थी, इसलिए मैंने स्पेशल ड्रेस निकाला। बहुत अच्छा किया आपने, देखे ना वो कनेक्टिविटी फील हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ इजाजत देते हैं आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज।